मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम न च घ्राण नेत्रे न च व्योम वायु। ना वो मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न चित्त है। वो टाइम के परे इसलिए है क्योंकि टाइम उसने क्रिएट किया, एंड विद दैट यू योरसेल्फ तत्वमसि। तो काकभूषुंडी क्यों ने कहा था कि हमने पता नहीं कितने लाख टाइम्स रामायण देखी। तो उन्होंने जब ये देखा, अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कि हर बार मैंने देखा रामायण देखी, इतनी बार मैंने रामायण देखी, लेकिन हर बार कुछ अलग हुआ। जब भगवान कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु को लोग मारने वाले, घेर के मार ही देंगे, तो फिर उन्होंने अर्जुन को जाने क्यों दिया? उनको पता था ये तो चक्रव्यूह भेद लेते हैं। तो आप हो सकता है कि अमर भी हो जाओ। और पहले भी हमारे पुराणों में जो कहानी आती है कि अमर हो गया, वो राक्षस अमर हो गया, जैसे हनुमान जी अमर हैं, अश्वत्थामा अमर है, परशुराम अमर है। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड बच्चे तो मेरे ख्याल से ट्राई किए जा चुके हैं। सो आई एम श्योर कि इवेंचुअली सुपर ह्यूमन बनाने के लिए हम वो डीएनए चेंज करके बना लेंगे। लोग ये मान लेते हैं कि हम टाइम ट्रेवल कर ही नहीं सकते, लोग ये मानते हैं कि हम नहीं कर सकते बिकॉज ये तो पॉसिबल नहीं। पर जो बाकी दो कंक्लूजन है साइंटिस्ट के, वो ये बताते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट देन दीज टू पॉसिबिलिटीज कुड बी देयर। हो सकता है कि क्वांटम एआई हो ही चुका हो या उससे बड़ी कोई चीज हो चुकी है और हमें उसने सिमुलेट कर रखा है। बिल्कुल हो सकता है। टाइम अपने आप को खुद करेक्ट कर लेता है। आप चाहेंगे भी ना उसको चेंज करना, तो नहीं कर पाएंगे। वहां वैसी एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएंगी कि वो वापस वहीं आ जाएगा। सो टाइम हैज दैट पावर ऑफ करेक्टिंग इट्स। सो बेसिकली जो अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक है। कई सारी गैलेक्सीज हैं जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही हैं। सब मैंने बोला था कि भाई यदि फोटोन दो इंटेंगल्ड हैं और एक फोटोन आप अपने हाथ में रखते हो, दूसरा लाइट ईयर्स दूर भी फेंक दो, और यदि स्पिन करता है तो इंस्टेंटली वो रिवर्स स्पिन करेगा। इसका मतलब है वो हमेशा कनेक्टेड हैं। इनका सवाल यह है कि भाई आप लाइट ईयर्स दूर जाके देखोगे कैसे कि वो वैसे स्पिन कर रहा है? ये तो संभव है ही नहीं। जब ये सांस जा रही है और आ रही है, उसके बीच में बहुत कम सेकेंड के लिए ना वो आ रही है ना वो जा रही है। जब आप उस बिंदु को महसूस कर लेते हैं तब अपने आप को पहचान लेते हैं, वो आप है। ये हम पैदा होते हैं और ये हम मरते हैं। क्या हमारे हाथ में है कि हम कब पैदा होंगे? ये हमारे हाथ में नहीं सर, नहीं है। क्या हमारे हाथ में है कि हम मरेंगे, कब मरेंगे? ये हमारे हाथ में नहीं है। बोले यदि मुझे किसी चीज को होल्ड करना है तो इसमें से एक चीज मेरे हाथ में जरूर होनी चाहिए। पर ना मेरे हाथ में ही है ना मेरे हाथ में, तो फिर ये कैसे होल्ड करूंगा? उसने कहा दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने किए हैं, लेकिन दूसरा सिग्नेचर डर और दबाव में कराया गया। अरे ये है पावर एआई की। तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो यूनिवर्स एक्सपेंड करता है। ओके, ये ब्रह्मा का दिन है। जब ब्रह्मा की रात होती है तो सब कुछ सिमटता, सब खत्म होना शुरू हो जाता है। जैसे संकुचन शुरू होगा और अंत में जाके शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा। मोबी क्विक जो ऐप है उसमें एक वल्नरेबिलिटी, कमजोरी आइडेंटिफाई हुई और 2 दिन के अंदर 12 या 13 तारीख को करीब 40 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। 40 करोड़ रुपए 2,500 अकाउंट में ट्रांसफर हो। ये जो कैशबैक हमें मिल रहा है ये उनको हेल्प कर रहा है पैसा बनाने में। थोड़े से 1% 2% के कैशबैक के चक्कर में आपने इतना उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और वो इन्फॉर्मेशन भी किसी गलत हाथ में गया तो उसको पता है कि आपने सब्जी कब खरीदी थी और रेंट कब दिया था, बिजली का बिल कितना था आपका, इतना इन्फॉर्मेशन हो सकता है। और विच कैन गो अगेंस्ट यू कि यदि आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो हैक है। चाहे आईफोन पे हो चाहे एंड्रॉयड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक ऑफिसर का फोन आया, कमिश्नर साहब का, कहते हैं कि साहब मेरा फेसबुक क्लोन हुआ और किसी ने नया बना लिया, तो मैंने तुरंत अपना फेसबुक डिलीट कर लिया। तो मैंने उनसे कहा सर आपने अपना डिलीट किया तो क्रिमिनल की हेल्प कर दी। मेरे साथ हमेशा की तरह आज फिर हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित सर हैं। अमित सर वेलकम। थैंक यू हैज भाई। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया। सर क्वांटम पे हमने जो बात की थी उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उनको तो हम लेंगे ही, लेकिन जितनी बात हम करते आ रहे हैं 25 एपिसोड्स में, उतने साइबर क्राइम इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और सर आप जैसे कहते हैं कि अभी जितने भी क्राइम्स होंगे वो सब डिजिटली हो जाएंगे, साइबर क्राइम में आएंगे। तो सर अभी एक बड़ा खतरनाक केस आया है गुड़गांव का, जहाँ पे मोबी क्विक ऐप जो वॉलेट ऐप है हम लोग सब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, 40 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया और 5-6 लोगों ने मिलकर कर लिया, और कितना आसानी से कर लिया। आपने वो केस देखा है, वो उसके बारे में बताएं कि कितना खतरनाक ये सब सीन हुआ है। देखिए पहले तो मोडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश करते हैं। मोबी क्विक ने 11 सितंबर को शायद एक पैच अपडेट रिलीज़ किया था और उसमें एक वल्नरेबिलिटी थी जिसकी वजह से आप किसी मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे किसी यूज़र अकाउंट से, जबकि यूज़र के पास बैलेंस नहीं है। ओके सर, यूज़र के पास बैलेंस भी नहीं होगा तब भी वो पैसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा सामने। ओके, आपको याद होगा हमने एक किस्सा डिस्कस किया था जिसमें सर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला। हाँ, ये वैसा सा कुछ है। ओके, अब कहते 100 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। एक बंदे ने
बिजली का बिल पे कर देता था जबकि वो अकाउंट में कुछ होता पेमेंट नहीं था। गेटवे। तो वो बिल्कुल वैसा ही कुछ मोडस ऑपरेंडी थी, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी होती इसलिए है क्योंकि सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी हो। तो वल्नरेबिलिटी थी कि उसने बैलेंस चेक किए बिना यदि ऑथेंटिकेशन, एक तो ऑथेंटिकेशन में भी प्रॉब्लम थी। सर ये केस क्या है, थोड़ा सा पहले वो भी एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दें। तो केस ये है कि मोबीक्विक जो ऐप है उसमें एक वल्नरेबिलिटी, कमजोरी आइडेंटिफाई हुई और 2 दिन के अंदर 12 या 13 तारीख को करीब 40 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। 40 करोड़ रुपए 2,500 अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। 2,500 मतलब 2,500 बेनिफिशियरीज थे जहां पर पैसा गया और 2,500 मर्चेंट अकाउंट है। तो 2,500 लोगों के पास जो पैसा पहुंचा उसको फिर विड्रॉ करके साइफन कर लिया गया। ओके। और ये सब हो गया 2 दिन में। सर साइफन क्या कहेंगे? साइफन इन द सेंस कि वो उस अकाउंट में पैसा है ही नहीं अब। ओके। अब जो पुलिस ने ट्रेस किया मेरे ख्याल से 8 करोड़ ट्रेस कर पाए, और जो मोबीक्विक का वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि हम शायद 14 करोड़ तक रिकवर कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की बात है, 48 घंटे के अंदर ये हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि यदि ये एक हफ्ता खिंच जाता या 1 महीना खिंच जाता तो क्या हो सकता था। मतलब दिस कैन लीड टू 1,000 करोड़ और 2,000 करोड़ ईजीली। ग्लिच आया 11 तारीख को और 5-6 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो अभी अरेस्ट हुए हैं। इन्होंने तुरंत इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। ग्लिच जो वल्नरेबिलिटी है, जो कमजोरी है, वो ये थी कि आप किसी भी यूज़र अकाउंट से, जबकि उस अकाउंट में बैलेंस नहीं है, एक मर्चेंट अकाउंट में एक पेमेंट कर सकते हो। वो मर्चेंट अकाउंट में पेमेंट रिफ्लेक्ट कर जाएगा जबकि यूज़र के पास बैलेंस नहीं था। कई बार यूज़र को प्रॉपर ऑथेंटिकेट किया भी नहीं है तब भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। मतलब आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो, उसके बावजूद पेमेंट हो पा रहा है। तो ये 2 तो मेजर हैं। इसका मतलब है कि एक तो एंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम हिला हुआ था। इन्होंने पकड़ा खुद ही, मोबीक्विक वालों ने अंदर उनके ट्रैफिक में आइडेंटिफाई किया एनोमली, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा हुआ। अब पुलिस ने जांच करके जो बेनिफिशियरी अकाउंट थे वो आइडेंटिफाई किए और उसके बाद ये 5 लोग अरेस्ट किए गए। पर मेरा वर्जन ये कहता है कि ये चीज़ बिना किसी इनसाइडर के हो ही नहीं सकती। क्योंकि यदि 48 घंटे के अंदर इतना सब कुछ हो गया है तो ये 48 घंटे का काम नहीं था, ये प्रिपरेशन 48 घंटे से पहले हो चुकी थी। एक और मैं कहना चाहूँगा कि ये हो सकता पहली बार नहीं हुआ हो। ओके। क्योंकि जिन लोगों ने किया है दे वर सो कॉन्फिडेंट कि तो बिल्कुल सर। और तीसरा एक और ये भी हो सकता है कि ये इस हद तक प्लान हो कि अंदर जानबूझकर ये वल्नरेबिलिटी क्रिएट की गई कि हम उस दिन ये अपडेट रिलीज करेंगे, उसमें वल्नरेबिलिटी होगी, तब तक आप 2,000 मर्चेंट अकाउंट रेडी करके रखिए और हम ये एक्सप्लॉइट करेंगे, पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और पैसा विड्रॉल मारेंगे। तो ये चीज़ बिना, क्योंकि उनको पता था कि तुरंत पता तो पड़ ही जाएगा। बिल्कुल सर। कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में सॉक सिस्टम्स होते हैं जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि कोई भी एनोमली है तो अलर्ट आ जाए। तो बहुत लंबे समय तक 48 घंटे भी ये लोग कर गए तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको शायद खुद भी नहीं पता होगा कि 48 घंटे तक ये नहीं फिक्स हो पाएगी या अलर्ट नहीं आएगा। तो इन्होंने तो अपनी प्रिपरेशन ऐसे की होगी कि हम 10-12 घंटे का भी स्लॉट मिल गया तो हम फोड़ देंगे। ये प्रिपरेशन उस पैच रिलीज से पहले हो जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली सर, है ना, या जो भी अपडेट आया है। तो आई एम श्योर कि ये इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि ये पहले कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में। सारे एक तो ट्रैफिक लॉग प्रिजर्व करने चाहिए इनको, जो भी 11, 12, 13 तारीख के लॉग्स हैं, चाहे वो डेटाबेस लॉग्स हों, चाहे वो एडम सर्वर के लॉग्स हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लॉग हैं। हर एक चीज़ इनको प्रिजर्व करनी होगी, क्लोनिंग, हैशिंग करके, और उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करके देखना होगा कि पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या। कई बार कंपनीज नहीं रिवील करती हैं, बताती नहीं है, और छोटा मोटा यदि लॉस हो तो ज़्यादा हल्ला नहीं किया जाता क्योंकि उससे रेपुटेशन लॉस भी होता है। लेकिन यदि ऐसा हुआ था तो दिस विल हेल्प मोबीक्विक ओनली, क्योंकि उनको ज़्यादा बड़ा कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे मिल सकती है जो उनको आगे जाके फिर परेशान कर सकती है। तो ये 5 लोग हो सकता है पपेट हो और मास्टरमाइंड कोई बैठा हो, बड़ा अंदर बैठा हो, ये भी हो सकता है। बट ये हुआ, और ये अब ये दिखा रहा है कि किसी के साथ भी हो सकता है। मैं हमेशा कहता था कि जो पेमेंट ट्रांसफ़र जो है, जब हमने यूपीपीसीएल की बात की थी या जो और भी हमने फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात की, अक्सर एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी होती है, 0 डे वल्नरेबिलिटी उसको हम बोलते हैं, जो OEMs को नहीं पता है, क्रिमिनल्स तक पहुंच जाती है और क्रिमिनल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जब तक कंपनी को ये पता पड़ता है, लाखों करोड़ों का हेरफेर हो चुका होता है। इसके बाद
दो एंगल से इस चीज़ पर सवाल खड़े होते हैं। एक, यदि अब इसमें तो जो नुकसान हो रहा था वो बेसिकली मोबीक्विक को हो रहा था, क्योंकि मर्चेंट के अकाउंट में पैसा दिख रहा है लेकिन यहाँ से गया नहीं है, तो बेसिकली उसके बेस पर उन्होंने विड्रॉल मार दिया। लेकिन यदि यूज़र का नुकसान होता, मेरे अकाउंट से ही पैसा चला गया होता और यही कोई वल्नरेबिलिटी होती, तो मोबीक्विक के ऊपर 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग जाती। 250 करोड़ सर, ये जो हमारा डीपीटीपी का बिल कहता है, जो एक्ट कहता है, वो कहता है कि यदि कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिससे यूज़र का डेटा लॉस हो या फाइनेंशियल लॉस हो, तो कंपनी की जिम्मेवारी है और उस पर पेनल्टी प्रावधान है। तो जितने बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, जो ऐप्स बेस्ड लोन दे रहे हैं या ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, उन सबको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और ये जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैं इसलिए हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज वॉलेट कंपनीज, they are more focused on collecting your information than taking the responsibility of money, because वो कहते हैं कि हम तो पैसा ट्रांसफ़र करते नहीं, पैसा तो एनपीसीआई ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो भारत पे हो, चाहे वो मोबीक्विक हो। वो कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा ट्रांसफ़र करने की नहीं है, हम तो एक एनपीसीआई का एपीआई यूज़ करते हैं, सारे वही करते हैं, विच इज़ राइट ऑल्सो। बट वो फिर क्यों आपको ये सर्विस दे रहे हैं? क्योंकि वो आपके बारे में सब जानना चाहते हैं कि आप पेमेंट कहाँ करते हो, क्या खरीदते हो, परचेस पैटर्न क्या है आपका, और फिर वो कैशबैक देकर थोड़ा सा ल्योर भी करते हैं। फिर आपके बिल पेमेंट्स हैं, तो उनको पता होता है किस चीज़ का कितना बिल आ रहा है, बिल पेमेंट करोगे तो और कैशबैक दे देंगे आपको 1% 2%, ये सब चलता है। लेकिन आप देखिए, इससे आपको एक आइडिया तो लग रहा है, ये जो कैशबैक हमें मिल रहा है ये उनको हेल्प कर रहा है पैसा बनाने में। बिल्कुल। So this is not a cashback. This is basically we are giving them more opportunity to make money because of our data. सर ट्रैप कह सकते हैं इसको? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। कि अब आप थोड़े से 1% 2% के कैशबैक के चक्कर में आपने इतना उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और वो इन्फॉर्मेशन भी किसी गलत हाथ में गया तो उसको पता है कि आपने सब्जी कब खरीदी थी और रेंट कब दिया था, बिजली का बिल कितना था आपका, इतना इन्फॉर्मेशन हो सकता है और विच कैन गो अगेंस्ट यू। तो आर यू रेडी, मेंटली रेडी? बिकॉज या तो एक कंपनी जिम्मेवारी लें, जो आज की डेट में नहीं लेते, जब कोई हैक होता है अरे उसके बाद फ्रॉड शुरू हो जाता है। हमने देखा इंश्योरेंस कंपनी का हुआ, सारा डेटा लीक हो गया था, उस पर हमने डिस्कशन भी किया था। तो जितने फाइनेंशियल या इंश्योरेंस बीएफएसआई सेक्टर जो मैं बोलता हूँ, उनके ऊपर तो तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए, क्योंकि ये गलती मानी नहीं जा सकती कि सर वो तो एक पैच अपडेट आया था उससे होगा। भैया आप फाइनेंशियल कंपनी, बिल्कुल बिना टेस्टिंग के, वेरिफिकेशन के ऐसा अपडेट हो ही नहीं सकता। सिर्फ प्लान भी हो सकता है, जैसे हम बात करें ना। वही मैं कह रहा हूँ कि प्लान भी है, तब भी आपको प्रोसेस वैसे इंटेक्ट करने होंगे कि कोई प्लान कर भी ना पाए, वरना कोई प्लान करके फिर कहोगे यार तो प्लान था, मेरी सर मेरे को लगे हो सकता है वो जैसे आप कह रहे हैं कि प्लान हो, लोगों ने किया हो, जिन लोग भी हैकर्स अंदर इनसाइडर वाले। प्लान तो है ही। यदि प्लान नहीं होता तो आज की डेट में मान लो आज आपको कोई गूगल क्रोम का एक अपडेट आता, पैच अपडेट आ गया, आपने अपडेट कर लिया, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, ये वल्नरेबिलिटी मुझे उसी समय पता होना चाहिए, बिल्कुल सही, तब तो मैं एक्सप्लॉइट करूंगा ना। तो ये चीज़ बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती। प्लान है, वो मैं चाह रहा हूँ कि पुलिस उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करे, एंड आई एम श्योर वो निकल के आएगा। फाइन सर, इसमें एक चीज़ है जो इंटरेस्टिंग होगी यूजर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि पैसा था नहीं अकाउंट में लेकिन पैसा ट्रांसफ़र हुआ, तो वो पैसा किसका था जो दिखा डिजिट में, और अगर वो गया तो वो वहाँ पे कैसे आया जहाँ पे वो दिख रहा था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक और सवाल इससे रिलेटेड आएगा कि जैसे अभी हमने सुना था, अभी कुछ वक्त पहले हार्डली लास्ट मंथ के किसी के अकाउंट में अरबों रुपए ट्रांसफर हो गए थे, नोएडा का शायद एक कहीं का कोई अकाउंट था, फिर बैंक ने कहा कि नहीं, वो उसने दिखाया कि ये था, बैंक ने कहा यार ये ऐसा कुछ नहीं है, हुआ नहीं है, ग्लिच भी नहीं हुआ। तो ये अमाउंट जी कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें पता करनी है। देखिए कई बार क्या होता है कि एक्चुअली रियलाइजेशन, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज करते हो, आपने परचेज किया, फिर प्रोडक्ट आ गया, पर जो एक्चुअल रियलाइजेशन होता है वो 2 वीक या 3 वीक में होता है, हमेशा ऐसा होता है। ओके। तो उस समय जो पैसा है वो पैसा है ही नहीं, वो सिर्फ एक नंबर है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पर एक्चुअल पैसा उस मर्चेंट को तब दिया जाएगा जब वो साइकिल पूरी होगी उनकी। ओके। तो उनकी अपनी एक साइकिल होती है, तभी आप जब क्रेडिट कार्ड से नुकसान हो जाता है तो आप कंपनी को बोलते हो तो वो तुरंत रिवर्ट कर देते हैं, कहते हैं हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डेबिट कार्ड से हो जाता है तो वो रिवर्ट नहीं करते, कहते हैं क्योंकि वो तो एक्चुअल पैसे ही गया है, आपके अकाउंट से गया है। सो आप हमेशा फिर बैंक के पीछे पड़ जाते हो कि मेरा पैसा वापस करो, फ्रॉड था।
एंड आई रिकमेंड कि क्रेडिट कार्ड इसलिए इस्तेमाल करो, गलती से गलती हो गई तो अभी वो उनकी जिम्मेवारी है, आपकी नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा वो नंबर कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि आपके वॉलेट में एक नंबर आता है कि आपने अपने बैंक से पैसे वॉलेट में डाले, बैंक से, और वो वॉलेट में नंबर की तरह दिख रहे हैं, वो मैं मैनिपुलेट कर दूं। ओके, आप लेकिन यहाँ से आया नहीं है पर वो दिख रहा है वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो। ओके, वो मैनिपुलेशन ही ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, मैनिपुलेटेड अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअली तो इस वॉलेट में पैसे ही नहीं है, लेकिन जो पैसा जा रहा है, मैंने कहा कि मैंने यहाँ से 50,000 रुपये ट्रांसफर किए इसको, पेमेंट मर्चेंट को, तो मर्चेंट को पैसा ट्रांसफर हुआ, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट आता है सक्सेसफुल का, वो एक्नॉलेजमेंट ये पॉजिटिव कर देता है, तो मर्चेंट अकाउंट में दिखाता है कि पैसा आ गया, जबकि यहाँ फेल हुआ है। ठीक है, तो वो वही तो vulnerability वो है, शायद glitch सर है। दोबारा जब रिविजिट करेगा तब उसको पता लगेगा। हाँ, लेकिन उस समय तो उस मर्चेंट अकाउंट में पैसा दिख गया उसको, जैसे ही पैसा दिख गया तो उसमें मर्चेंट ने उसको इनकैश कर लिया। सर इनकी बात चल रही है अभी, जितने वॉलेट ऐप है, एक वीडियो हमने किया था ट्रू कॉलर पे, हमने उसको डाला और आई थिंक वो काफ़ी मिलियन 1.5 मिलियन के अराउंड हो गया। और उस ट्रू कॉलर पे वाले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें किस तरह डेटा वगैरह ये सब ऐप्स लेते हैं, और उस पर ट्रू कॉलर ने कमेंट किया है स्पेसिफिकली, पूरे 5-6 पॉइंट बनाकर उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया और मैंने उनको पेन भी कर दिया उनके कमेंट को। तो उस पर चाह रहा था मैं आप उस पर कुछ क्लैरिटी दे दें। तो उनका ये कहना था कि मैं पढ़ लेता हूँ, बल्कि वो ये कह रहा था कि हम कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं ऑफिशियली, और वो कह रहे थे कि हमारे पास जो नाम आते हैं वो कैसे आते हैं। वो कह रहे एक कम्युनिटी एफर्ट है कि आपने कोई सेव किया तो हमारे पास नाम आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, तो इस तरह से हम कुछ गलत नहीं कर रहे। फिर वो कह रहे हैं हम कमिटमेंट है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेके परमिशन। सर वो हर कोई कहता है, डेटा फिर भी लेते रहते हैं। फिर वो कहता है कि भाई जो डार्क वेब की बात होती है उस पर हमारा कुछ नाम नहीं होता, ऑफन बैड एक्टर्स जो हैं वो डेटा उठा के इधर उधर डाल देते हैं, उसमें हमारा नाम बदनाम हो जाता है। स्पैम रिपोर्टिंग हम करते हैं। वो ये कह रहे थे कि होप दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड क्लैरिटी और ये और वो। देखिए, जब आप कोई सर्विस देते हो तो आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओन करते हो। बिल्कुल, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो, मतलब लोग नॉर्मली चाहे वो फिर फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या ट्रू कॉलर हो, मेरा जो पर्पस था शायद सिर्फ उधर था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दीज थिंग्स, बट स्टिल ये तो आपने माना कि हम कल के दिन यदि किसी कॉल नंबर पर आपको लिख के आ जाए कि CBI है, तो वो CBI है, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपने हमें दिखा दिया, हम डर गए, या आपने उसमें लिखवा दिया RTO ऑफिस और मैं उस चक्कर में डर के लुट गया। तो मुझे ये जानने का हक है कि ये चीज़ गलत हो सकती है। बिल्कुल, यही मैंने उस दिन बताया कि ये चीज़ वेरीफाइड नहीं होती, और चूंकि ये वेरीफाइड नहीं होती, क्रिमिनल उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो किसी भी नंबर से कॉल करके उसमें कुछ लिखवा देते हैं और वो आप डर के या ल्योर होकर उसमें ट्रैप हो जाते हो कि वो ट्राई का नंबर है या RTO का है, पासपोर्ट ऑफिस का है, CBI का है, या किसी दूसरी एजेंसी का है। कई बार उसमें IPS नाम लिख के आ जाता है, ACP लिख के आ जाता है, तो आदमी वैसे ही कांप जाता है, फ़ोटो लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कीवर्ड फिल्टर करें, कि कोई भी जो भी स्टैंडर्ड कीवर्ड हैं, गवर्नमेंट नोटेशंस हैं, जिनको कि इंपर्सोनेट करके किसी को लूटना आसान है, वो कम से कम बिना वेरिफिकेशन के अलाउ ना करें। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं चाहूँगा। दूसरा, जैसा उन्होंने कहा कि डेटा नहीं लेते या लेते हैं या इनक्रिप्टेड, तो मैंने जो दिखाया था वो प्ले स्टोर पर जो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया वही दिखाया। मैंने कहा था प्ले स्टोर पर ये कह रहे हो आप, मैं अपनी तरफ से तो कुछ ऐड नहीं किया। अब उस पर आपका क्या क्लैरिफिकेशन। दूसरा, ट्विटर हैक हुआ था, मल्टीपल टाइम्स हुआ है, तो वो डेटा है डार्क वेब में, और ये तो पब्लिक है इन्फॉर्मेशन। सर खबरें हमने पढ़ी हैं, ट्रू कॉलर की पढ़ी है। तो इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अवेयरनेस के लिए पब्लिक को यदि पता होंगी तो वो प्रिपेयर्ड रहेंगे। नहीं पता है फिर कुछ होता है तो फिर लुट जाते हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से हम यदि नाम लेकर, चाहे वो सनफार्मा का हो, जब लीक हुआ तो हमने पूरा डिस्कशन किया सनफार्मा पे, डोमिनोज का लीक हुआ हमने डोमिनोज पे किया। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ऐप एज लॉन्ग एज, बिल्कुल सर, डेटा सिक्योरिटी हमारा पर्पस है, लेकिन हमारा पर्पस है कि लोगों को पता तो हो कि ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो उस एंगल से था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन, बट स्टिल लोगों की कॉन्शियसनेस में जाना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरीके से मिसयूज हो सकता है। काफ़ी कमेंट भी है, और मेरे को तो सर इस चीज़ में ये लगता है, मतलब मेरा अगर ओपिनियन ये रहेगा कि अगर किसी ने गलत नाम सेव कर रखा है और फिर आप वो हाईलाइट करके कॉन्टैक्ट बुक से दिखा रहे हो, तो इनिशियली आप ये कह रहे हो अगर उसने गलत सेव कर रखा है तो मैं गलत आगे दिखाऊंगा, तो इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द गाय जो मिसलीड कर रहा है। करे, वो हेल्प कर ही रहा है। दूसरा, कुछ ऐसा भी प्रोविजन इनको करना, इन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट कर देते हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं? पुलिस को रिपोर्ट करता है? नहीं। तो किसको रिपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल, मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए। यदि पुलिस को रिपोर्ट किया तो बंदा पकड़ा गया क्या? कोई अरेस्ट हुआ? वी नीड टू नो। यदि किसी बंदे ने गलत नाम सेव करके किसी को
इम्पर्सनेट किया हुआ है तो उस पर इम्पर्सनेशन एक्ट है हमारे यहाँ, 66D IT एक्ट था, उसके खिलाफ FIR कराइए और सजा दिलवाइए। हम उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मतलब अच्छा मेरा है बुरा तुम्हारा वाला सामना नहीं चलेगा। दूसरा, लोग रिपोर्ट करते हैं, लोग उसमें जब आप ट्रू कॉलर पे देखते हो तो स्पैम रिपोर्टिंग आती है, उसमें आती है कि भाई 367 लोगों ने इस नंबर को रिपोर्ट किया। जब वो सिग्निफिकेंट रिपोर्टिंग हो जाती है तब आप उसको दिखाना भी शुरू कर देते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार उधर भी खेला हो सकता है। मैं अयाज के नंबर को रिपोर्ट करवा देता हूँ 200 लोगों से। बिल्कुल सर। हाँ सर, मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप करवा सकते, नंबर तो सबको पता है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या है फिर? सो दोनों एंगल से आप अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते। आपको कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन रखना पड़ेगा कि ऐसा भी ना हो पाए और वैसा भी ना हो पाए। फाइन सर, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आज या कल में आई है, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ने कहा है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कि अपना साइबर ऑडिट, साइबर सेफ्टी ऑडिट रखें, क्योंकि हैक वगैरह ज़्यादा हुए। तो उससे रिलेटेड जितने ऐप्स की भी हमने बात की, पेटीएम वगैरह की, ट्रू कॉलर की बात आ गई, तो इनको भी तो अपना साइबर सेफ्टी के हिसाब से ये सब ऑडिट वगैरह ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि क्या कंप्लाइंस होते हैं, क्या जैसे आप बता रहे हैं, इनके पास ये होनी चाहिए चीज़ें। ऑडिट होता है, वो भी क्विक का भी ऑडिट हुआ था सर। क्या वैसे ऑडिट होते हैं? स्टोरी हमने एक बात की थी। अभी देखिए उस पर तो हम सवाल नहीं करेंगे को किसने ऑडिट किया। ये बिग 4 है, ये ऑडिट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाखों करोड़ों लेके ऑडिट करते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि यदि ये जो अपडेट रिलीज हुआ इसका भी VAPT कुछ तो हुआ होगा, टेस्टिंग, और टेस्टिंग हुआ था और जिसने क्लीन चिट दी थी उसको नाप दो, पेनल्टी लगाओ उस पर। बिल्कुल। एंड नॉर्मली थर्ड पार्टी ही करते हैं भाई, जिसने डेवलप किया है वही टेस्टिंग करके रिलीज कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वो तो बायस्ड हो सकता है, लीनियंट भी हो सकता है। सो नॉर्मली व्हेन वी अपडेट अ सॉफ्टवेयर, हम एक एक्सटर्नल पार्टी से भी उसको टेस्ट करा लेते हैं और वो फिर खुराफात तरीके से टेस्ट करता है। खास तौर से मैं बैंकिंग ऐप्स की बात कर रहा हूँ। बैंकिंग ऐप के संग सोचिए आप कैसे आप इजीली उसको छोड़ देंगे कि नहीं नहीं वो तो एक पैच में वल्नरेबिलिटी थी, हमने तो 2 दिन में पकड़ लिया। अरे 1 घंटे में बिल्कुल, यदि चाहते तो करोड़ों का लॉस हो जाता, वेरी सीरियस, 1 मिनट में हो जाता। तो आप कोई भी ऐसी फ्लॉ के लिए अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकते। और सर लोगों का अगर बैलेंस निकल, जैसे आपने बताया, लोगों का अगर बैलेंस निकलना शुरू हो जाता तो कितने लोग हैं, मतलब आप इतनी बड़ी कंपनियों IPO वगैरह भी लेके आए लोग अभी, तो देयर। मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ भी बोला था उस समय। हाँ सर, हमने बात की थी, क्राउड स्ट्राइक को उन्होंने जिम्मेवार ठहरा दिया। तो आप क्लीन हो, मतलब हाउ कैन यू मेक सच स्टेटमेंट कि नहीं वो तो उनका पैच था, उस वजह से हमारे ने 120 कंट्रीज में करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया। हाउ कैन यू इवन, भैया पैच आपका था, मतलब उनकी तरफ से आए हो, अपडेट तो आपने करवाया। आई रिमेंबर सर, आपने डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को कहा था कि भाई आप कल्प्रिट हो उसके, आप कल्प्रिट, आप नहीं बच सकते। लेकिन ये कंपनी इतनी बड़ी है कि इनको सीधे जिम्मेवार ठहराना, बोलना इनके खिलाफ मुश्किल हो जाता है। फाइन सर, 1-2 कमेंट्स ले लेते हैं और इसी से रिलेटेड फिर क्वांटम पे कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चंस है, उसको लेंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ रह गए थे वो 1-2 मेरे पास है कमेंट हैकिंग से रिलेटेड। कोई दीप्ति परिमल करके हैं, वो लिख रही हैं मेरा भी व्हाट्सएप हैक हुआ था आज, क्या मुझे मेरा मोबाइल नंबर ही बदल लेना चाहिए फिर क्या? नहीं, देखिए व्हाट्सएप हैक करके उसको क्या क्या मिला होगा ये सोच लीजिए। उसको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल सकती है, जो ग्रुप्स वगैरह होंगे वो दिख जाएंगे उसको, और जितने देर उसको एक्सेस था उस देर में वो कुछ डेटा ले सकता है। यदि वो डेटा आया गया है उस दौरान आया गया, उतना ही रिस्क है। यदि आपको पता है कि क्या डेटा था और क्या था, क्योंकि आप नंबर बदल लेंगे उससे आपको कोई हेल्प होने वाली नहीं है। बिल्कुल। हाँ, आप नंबर रखेंगे और अपने कंट्रोल में रखेंगे तो हेल्प हो सकती है। देन यू कैन क्लैरिफाई इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, डाउट्स। यदि आपका नंबर चला गया और वो उसको कॉल कर रहा है, जिसको भी नया उस नंबर असाइन हो जाता है और वो उसका बेनिफिट ले ले, या इल्यूजन में कुछ गड़बड़ हो जाए, उससे अच्छा है कि नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि फेसबुक क्लोन होता है। फेसबुक पे पिक्चर उठाई किसी ने और नया फेसबुक अकाउंट बनाया, दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजी, उनको लूटना शुरू कर दिया। मुझे एक ऑफिसर का फ़ोन आया, कमिश्नर साहब का, कहते हैं कि साहब मेरा फेसबुक क्लोन हुआ और किसी ने नया बना लिया। तो मैं घबरा गया क्योंकि मेरे नाम से तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तुरंत अपना फेसबुक डिलीट कर लिया। तो मैंने उनसे कहा सर आपने अपना डिलीट किया तो क्रिमिनल की हेल्प कर दी। हाँ बिल्कुल सर, आपके डिलीट करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, आपका तो अपना था ही ना, आपको तो रखना चाहिए था। अब तो एक ही है आपके नाम पे, वो क्रिमिनल ऑपरेट कर रहा है तो और ऑथेंटिक हो गया वो। कहेगा मैंने ये बना लिया, यही है, वो तो है ही नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अपना नंबर बदल लें। मेरे ख्याल से देन यू शुड बी मोर कॉन्शियस एंड अकाउंटेबल। फाइन सर, एक राकेश शौकीन है,
वो लिख रहे हैं कि एप्पल आईफोन 13 का व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई करना, और अगर होता है तो कैसे होता होगा, मेरे साथ हुआ है ऐसा। व्हाट्सएप तो किसी का भी हैक हो सकता है, वो तो हमने पूरा डिस्कशन किया है कि यदि आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो हैक है, क्योंकि मुझे एक OTP ही तो चाहिए उसके लिए, और OTP चुराने के हमारा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, 12 तरीके तो बताइए हमने। तो आप चाहे आईफोन पे हो चाहे एंड्रॉयड पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, कैसे करना है वो भी उस वीडियो में बताया, बिल्कुल, एंड देन यू आर सेफ। सर एक क्वेश्चन है कोलकाता पीपल, ये लिख रहे हैं कि इज देयर एनी वे टू रिकवर एनी व्हाट्सएप सेंट मैसेजेस फ्रॉम द रिसीविंग एंड which were deleted for everyone by me। दूसरे मैंने डिलीट कर दिए हैं for everyone, और दूसरा बंदा उधर बैठा है, क्या वो उसको रिकवर कर सकता है? I have not tested that, but I think it can be recovered. I have not tested, so I can't confirm. क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यदि मैंने मैसेज भेजा है और आपने देखा है तो वो आपकी मेमोरी में आया है, और यदि मैं मेमोरी से ही रिकवर कर रहा हूँ तो हो सकता है। अच्छा, थियोरेटिकली है, और हाँ, it's like a delete operation only ना, whether I am deleting it from my side or I am deleting it from both side. Basically, it is performing deletion in both the memories, and every deleted data can be recovered through recovery tools. So वो possibilities हैं, but I can't confirm right now. सर एक क्वेश्चन है रवि मिश्रा, वो लिख रहे हैं सर मेरे पास एक कॉल आया था, उसने कहा था हम क्राइम ब्रांच लखनऊ से बोल रहे हैं कि आपके फ़ोन में कुछ बैंड फिल्में हैं या कानूनी जुर्म है, बहुत आपके खिलाफ केस होगा और हाई कोर्ट में जाएगा, अगर चाहे तो केस खत्म कर देंगे, उसके बदले एक माफ़ीनामा लगेगा और उसका जुर्माना है 12,500 रुपये, वो जमा कर दो, केस नहीं करेंगे। सर जी ऐसे केस की शिकायत कहाँ होती है, क्या ऐसे केस भी फाइल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इम्पर्सोनेशन हो रहा है बैंक जो पुलिस डिपार्टमेंट का, तो आप आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इम्पर्सोनेशन बोथ आर सीवियर क्राइम इन इंडियन IT एक्ट। आप www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे इस नंबर से ये धमकी वाले मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है जिसमें वो खुद को पुलिस वाला बता रहे हैं, और इसके खिलाफ एक्शन लो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। पहले तो नंबर ब्लॉक हो जाएंगे, उनके आइडेंटिफाई हो गए तो अरेस्ट भी होंगे, तुरंत कंप्लेन करें। और दूसरा सर इसका एंगल की क्या ऐसे कॉल पुलिस की तरफ से कभी आ भी सकते हैं? कभी नहीं। और अगर इस तरह से आए तो फिर कैसे? ऐसी कोई ईमेल और ऐसा कोई फ़ोन कभी पुलिस नहीं करती, इसलिए मैं आपको क्लियर कट उससे फ्रीडम दे रहा हूँ। कभी आपको डराने वाले कि साहब आपका वीडियो है, और एक कॉमन सेंस सोचिए, पुलिस वाले कभी अकाउंट में पैसे नहीं लेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं लेगा। तो यदि उसको लेना भी है, वो लेता भी ऐसे पीछे हाथ से लेता जो ये तो कॉमन सेंस है ना। ऊपर से फाइन भी यदि होगा तो फाइन के लिए तो फिर ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे में ही फाइन करोगे तभी बच पाओगे। यदि फाइन है तो हम 2 महीने, हमारा जो RTO का चालान होता है, ऐसा तो नहीं कि यदि अभी नहीं करोगे तो गाड़ी उठा ली जाएगी। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ? आप 6 महीने बाद भी कर सकते हो, पेनल्टी ही तो लग सकती है। यदि कोई लीगल, उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट लगा देंगे और क्या होगा। तो डरना नहीं है। यदि कभी 1% भी ऐसा, वैसे तो कभी पुलिस ऐसे फ़ोन करके चलान या पेनल्टी मांगेगी नहीं कि साहब आपके ऊपर 50,000 की पेनल्टी है, RTO से फ़ोन आ गया, कभी आया आज तक? नहीं सर, कभी नहीं आ सकता। नोटिस आ सकता है, चलो वर्स्ट केस में आपको अभी जो नोटिस आया है रिटन लेटर, लेकिन फ़ोन कॉल नहीं आएगा। लेकिन 1% मान लो कोई ऐसा प्रोविजन किसी दूसरी जगह है, मान लो GST में है या कहीं भी है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं। आप पैनिक ना हो। हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, हर चीज़ में एक आपको टाइम दिया जाता है कि भाई आप इसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी सॉर्ट आउट कर सकते। तो एक माइंडसेट ऐसे बनाओ। हम क्या करते हैं, पुलिस का फोन है, अभी नहीं किया तो बिल्कुल एनकाउंटर कर देंगे, ऐसी वाली सिचुएशन में मत जाओ। सर मेरे को जैसे आप जवाब दे रहे हैं तो मेरे को पुराने अपने पॉडकास्ट याद आते जा रहे हैं कि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, पुलिस से कैसे बात करनी है, कहाँ डिस्कस, क्या चीज़ डिस्कस करनी है, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हमने ऑलमोस्ट डिस्कस की हमारे पुराने पॉडकास्ट में। अगर रेगुलर व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट के तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमने, आई थिंक आप लास्ट टाइम कह भी रहे थे, एक साइबर सिक्योरिटी कोर्स है जो हमने कर दिया लोगों के लिए। सर अब क्वांटम पे आ जाते हैं। हमारी वीडियो बहुत चली है, 3 लाख व्यूज तो अब तक आ ही गए, एंड लोग कमेंट कर रहे हैं, भर भर के कमेंट कर रहे हैं, बड़ी प्रेज मिल रही है। प्रेज वाले कमेंट तो मैंने कम लिए क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वही मैंने सोचा पहले ले लूं। उनमें से 3-4 क्वेश्चंस कुछ लगे मुझे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई सर हिमालयन बर्ड है उनका अकाउंट है, तो वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि वंस क्वांटम AI क्रैक्स एनक्रिप्शन, इट वोंट स्टॉप एट सीक्रेटली, इट विल सिमुलेट यूनिवर्स एंड ट्रैप अस इन वन. How would you even know if it had already trapped us? नहीं, ये जो हमारे पॉडकास्ट का सार है उन्होंने दे दिया। वी डोंट नो,
हो सकता है कि हम ऑलरेडी किसी सिमुलेशन में ही हो। ओके, यही तो हम डिस्कस करते हैं बैठ के यहाँ। अच्छी एक चीज़ है, कई सारे जो नेगेटिव कमेंट आते हैं मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि हम यहाँ कोई चीज़ प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल। कोई कि यही सत्य है और बाकी सब, हम जो भी पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें आ रही हैं, जब मैंने आपको बोला था कि यदि आइंस्टीन ने जो बोल दिया हम उसको भी मान लें कि बस अब यही अंतिम सत्य है, तो वो भी गलत है। या हम उसके बाद श्रोडिंगर को बोल दें कि नहीं यही अंतिम सत्य, तो वो भी गलत है। या उसके बाद हम कहें कि अब ये भाई साहब आ गए यही अंतिम सत्य, तो ऐसा कभी नहीं होता। थिंग्स गेट्स न्यू फॉर्म। एक ही चीज़ को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, तो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे हमें वो तरीके समझ में नहीं आते। सो टेक इट इन दैट नोट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जैसे उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा हाइपोथेटिकल थॉट है कि भाई हो सकता है कि क्वांटम एआई हो ही चुका हो या उससे बड़ी कोई चीज़ हो चुकी है और हमें उसने सिमुलेट कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो आई एम नॉट डिनाइंग। पहली चीज़ तो मैं डिनाई किसी चीज़ को नहीं करता। जैसे कोई मुझे आके, हम एक बार याद है कि एक बंदे ने मुझे बताया था कि साहब मुझे उसने बाबा दिखाया, पैसे लूट लिया। मैंने बिल्कुल हो सकता है। यदि वो इतने कन्विक्शन के संग बोल रहा है तो जब तक मैं उसकी जगह नहीं होऊंगा, एग्जैक्टली, अरे बेवकूफ ऐसे कुछ भांग पिला दी होगी, मैं क्यों डिनाई करूं? व्हेन ही सेइंग नो, मैं नहीं कुछ ड्रंक नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरे सामने दिखा, तो मेरा पहला रिएक्शन होता है आई विल ट्रस्ट यू। अब लेट मी सी कि वो किया कैसे होगा। एग्जैक्टली, उस तरह सोचते हैं ना, तो हमें तरीके मिलना शुरू होंगे किया कैसे होगा। जहां पता पड़ा कि शेयर मार्केट की 3 बार प्रेडिक्शन हुआ, तो हम आदमी कहता कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता, ऐसे ही कर दिया होगा, तुक्का होगा, तो बात वहीं खत्म कर दोगे। सर वो चीजें नहीं निकल मैंने पूरा गूगल किया, मैंने कहा कुछ तो किया इस भाई ने, और फिर हमने निकाला कि नहीं यार ये किया जा सकता है। सो आई थिंक फर्स्ट वी शुड एक्सेप्ट एंड देन वी शुड ट्राई टू गेट सम रीजनिंग बिहाइंड इट। ये एक अप्रोच रहती है। तो क्या है सवाल आगे? सर एक सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये है मदन मोहन का। वो लिख रहे हैं कि हाउ कैन यू नो द एंटेंगल्ड फोटोन सिटिंग एट 1000 लाइट ईयर इज इंटरेक्टिंग विद अ फोटोन ऑन योर हैंड? ब्रिलियंट। मैं ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये सवाल एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। मतलब पहले तो मदन जी है ना, मदन जी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपने कितना समझा, अच्छे से देखा है वीडियो। सब मैंने बोला था कि भाई यदि फोटोन 2 इंटेंगल्ड हैं और एक फोटोन आप अपने हाथ में रखते हो, दूसरा लाइट ईयर दूर भी फेंक दो, और यदि स्पिन करता है तो इंस्टेंटली वो रिवर्स स्पिन करेगा। इसका मतलब है वो हमेशा कनेक्टेड हैं। इनका सवाल यह है कि भाई आप लाइट ईयर्स दूर जाके देखोगे कैसे कि वो वैसी स्पिन कर रहा है? ये तो संभव है ही नहीं। बिल्कुल सही बात, हम लाइट ईयर्स दूर जाके नहीं देखते। तो ये जो फिनोमेना है ये हमेशा जब टेस्ट हुआ, जैसे अभी चाइना ने सैटेलाइट और अर्थ के बीच में 2 इंटेंगल्ड फोटोन के बीच में ये करके देखा, जो 1200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे, 1200 किलोमीटर का कुछ उन्होंने वो लिया, एंड दैट इज बीन प्रूवन। तो जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो 1200 किलोमीटर तक का ही है। ओके, इसके बियॉन्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए मैं ये चीज़ यहाँ से फेंकता हूँ और वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, तो मैं चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेता हूँ कि इसकी स्पीड ये है। जैसे अब लाइट की स्पीड किसी ने कैलकुलेट की तो उसने कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया ना, वो प्रिज्म के थ्रू निकाला, फिर देखा कि, तो हम बेसिकली लाइट को नहीं मेजर कर रहे थे, हमने लाइट को किसी और के थ्रू उसकी स्पीड मेजर करने की कोशिश की। सो इसी तरीके से जब हम एंटेंगलमेंट देख रहे हैं इधर से उधर और उसमें कोई डिले है ही नहीं, पार्स सेकंड का भी नहीं है, मिली सेकंड तो छोड़ो, मतलब तो हमें लगता है कि नहीं फिर तो ये हमेशा कनेक्टेड है। और हम माइन्यूट जाके देखते हैं कि क्या थोड़ा बहुत भी डिले था क्या? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कैप्चर दिस डिले इन स्पिनिंग दिस फोटोन व्हेन इट इज 1 किलोमीटर अवे और 2 किलोमीटर अवे, कि इसमें कोई डिले मिल जाए मुझे। यदि डिले मिल जाएगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगी, पर वो डिले नहीं मिल रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं फिर तो ये कहीं पे भी होंगे, कनेक्टेड ही होंगे। हम इस बात पे करें, पर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम फोटोन को इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज करते हैं उसका एंटेंगलमेंट ब्रेक हो जाता है। ओके, वो उस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए ना, बल्कि उसमें दूसरे ग्रह का इम्पैक्ट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है, बहुत सारे। तो जब तक वो कंडीशंस में नहीं है तब तक वो एंटेंगल नहीं। दूसरा, एक और मैं अच्छी चीज बताऊं, यदि एक फोटोन को भी आपने देख लिया ऑब्जर्व कर लिया तो एंटेंगल में ब्रेक हो जाएगा। ओके सर, तो आप समझ रहे हो कि आप कह रहे हो कि 2 फोटोन हैं, एक लाइट ईयर से एक यहाँ है, अब मुझे देखना तो पड़ेगा ना कि बिल्कुल जैसे मैं देखूंगा वो एंटेंगल रहे ही नहीं उसके बाद। तो ये 2 बड़ी वैसी सी कंडीशंस हैं। तो फिर हम करते क्या है, हम हमेशा मल्टीपल फोटोन के बीच में एक्सपेरिमेंट करते हैं।
ओके एक फोटोन के बीच में कभी नहीं करते, 1000 एंटेंगल फोटोन लेंगे और ये बार बार किया जाएगा, तब जाके हम ये पोस्टुलेट या थंब रूल बनाते कि नहीं, उसमें से 10% फोटोन ऐसे थे जो एंटेंगल थे, बाकी 99% हो सकता फोटोन एंटेंगल ना रहे हों बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस विच इज़ वेरी टफ टू अचीव। तो इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर जो हम बनाते हैं तो उसको मुश्किल होता है इसलिए बनाना, क्योंकि हम ट्राई करते हैं, जैसे अभी तक जो क्वांटम कंप्यूटर बने वो 400 क्यूबिट तक का बना है या 300 क्यूबिट तक का होगा, चाहे चाइना 400 लेके आ रहा है, मतलब कि हमने हो सकता है 1 मिलियन फोटोन ट्राई किए और उसमें से सिर्फ 200 फोटोन थे जो सुपरपोजिशन एंटेंगलमेंट दिखा पा रहे हैं, तो वो 200 क्यूबिट के बन पाया। इतना कम रेशियो होता है टू अचीव दैट ओके फंक्शनैलिटीज ऑफ फोटोन। तो इसलिए प्रैक्टिकली सिचुएशन अलग होती है, ऐसा नहीं है कि 1000 लाइट ईयर्स दूर जाके कोई देख के बिल्कुल वहाँ देख के आएंगे। वो कभी नहीं हो सकता। और यदि हमें करना भी है, एक और मैं चीज़ बता दूं कि भाई 2 फोटोन हैं, मैं यहाँ हूँ, वो 1200 किलोमीटर दूर है, ओके तो 1200 किलोमीटर पे भी कोई बंदा नहीं बैठा है हाँ बिल्कुल देखने के लिए, मुझे कोई दूसरा ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड चाहिए जिससे वो बताएगा मुझे कि ये उसकी स्टेट क्या है। एग्जैक्टली वो जो दूसरा कम्युनिकेशन मेथड है वो थोड़े ना लाइट ईयर्स लाइट की स्पीड से चल रहा है आप समझ रहे हो। सो द लिमिटेशंस आर देयर, वो मुझे लेट ही बताएगा, जितनी तेजी से वो स्पिन हो गया होगा उतनी तेजी से वो नहीं बता सकता मुझे, क्योंकि वो तो बिल्कुल इससे स्लो ही है ना। बिल्कुल बट वी कैन वेरीफाई कि हाँ भाई चेंज तो हुआ था, वो वेरिफिकेशन हो जाता है। सो ये प्रैक्टिकल जब करते हैं तो सिचुएशन अलग होती है। एंड दिस क्वेश्चन इज रियली रिलेवेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ सर, और भी क्वेश्चन आप करते ना इस तरीके के, मतलब इससे एक अलग डायमेंशन मिलती है पॉडकास्ट को, डायमेंशन तो हम बिल्कुल बात ही कर रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन है उनका, वो ये लिख रहे हैं कि हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ समथिंग फास्टर देन लाइट? वेरी गुड। एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं, ओके लेकिन अब बताते हैं कि जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कई सारी गैलेक्सीज हैं जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही हैं। ओके ठीक है, अब आपने कहा कि हमें कैसे पता, हमने स्पीड कैसे मेजर कर ली? बेसिकली वो गैलेक्सीज मूव नहीं कर रही हैं, वो स्पेस ही मूव कर रहा है, जो पूरा का पूरा स्पेस अभी हम जो लाइट की स्पीड निकालते हैं वो स्पेस टाइम के हिसाब से, स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है उसके हिसाब से ग्रेविटी डिफाइन होती है। सो वी आर मेजरिंग रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, और उस वजह से हमें लगता है कि भाई ये इससे इतना दूर है। पर अभी इस केस में क्या हो रहा है कि यूनिवर्स ही एक्सपेंड कर रहा है। यदि यूनिवर्स ही एक्सपेंड कर रहा है तो गैलेक्सीज आपस में दूर होती चली जा रही हैं, बिल्कुल, और यदि दूर होती चली जा रही हैं तो वो जो स्पीड है वो एक्स्ट्रा स्पीड, वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा भी हो सकती है। सो एक जो फॉर्मूला निकाला गया कि यदि आपसे 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कुछ है, ओके, तो फिर उसका एक्सपेंशन लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज से हो रहा है। ओके, यदि कोई 14 बिलियन लाइट ईयर्स ठीक है। दूर है, उसके लिए एक रेडिक्स फार्मूला आता है और फेस वेलोसिटी के थ्रू हम उसको कैप्चर निकालते हैं। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसलिए जा रहा है क्योंकि फिर लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। पर वो मेजर करने का तरीका, जैसे हबल टेलीस्कोप के बारे में देखना, हबल जो है हाँ सर, वो टेलीस्कोप है, उसने वो फार्मूले रखे हुए कैसे वो फेस वेलोसिटी के थ्रू दे कैन मेजर जो हम बोलते हैं कि रेडिक्स स्पीड। सो बेसिकली जो अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक है, और हम कहते हैं कि 14 बिलियन लाइट ईयर्स के बाद जो है दैट कैन रिसीड फास्टर देन लाइट। ओके, तो ये एक, तो हबल लिमेत्रो एक लॉ आता है जो हबल टेलीस्कोप जिसके ऊपर फॉलो करता है, और वो जो मैं फिनोमेना बोल रहा हूँ कि फेस वेलोसिटी का फिनोमेना यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट दिस एक्सपेंशन स्पीड विच कैन गो बियॉन्ड स्पीड ऑफ लाइट। फाइन। मतलब सर एक और क्वेश्चन है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग तो क्या, लेकिन वो ये है, प्यारी मोहन सेठी करके एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर तो हमेशा सही बात कर रहे हैं, ओके, और मेरा एक सवाल था सर से, अगर कोई ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में जाके कुछ चेंज कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे? तो पहले हम डिस्कस किया था, बट हाँ, हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स समझ लेते हैं क्या होता है। बहुत बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग, अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग इनसाइट। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहता है कि यदि आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो आप अपने पास्ट लाइफ में जाएंगे और अपने ग्रैंडफादर को किल कर देते हैं, मार देते हैं।
यदि आपने ग्रैंडफादर को मार दिया तो फिर आप पैदा कैसे होंगे? बिल्कुल। यदि आप पैदा नहीं हो सकते तो फिर आप ग्रैंडफादर को मार कैसे सकते हैं? सो बेसिकली यू केम इनटू अ विशियस सर्किल कि ये चीज हो ही नहीं सकती। और यदि ऐसा हो नहीं सकता तो इसका मतलब है आप टाइम ट्रैवल कर ही नहीं सकते, आप पीछे जा ही नहीं सकते। तो करके यदि आपने ऐसा कर दिया तो क्या होने वाला? तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कि यदि किसी को टाइम ट्रैवल करने की इजाजत मिली तो ये करेंगे। तो इसमें मेरे 2-3 व्यू पॉइंट्स अगेन हाइपोथेटिकली है। पहला कि यदि हम टाइम ट्रैवल करते भी हैं, आज भी जो हम कर रहे हैं ना, मैं आपसे कहूँ कि अयाज भाई के दिमाग में है कि हम ये कर लेते हैं, ठीक है, पूरा इनका दिमाग है, प्रिपरेशन है, सब ये करना चाहते हैं, तब भी वो काम होगा, इस बात की गारंटी 100% नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सच नहीं हो किसी भी चीज़। हो सकता है 99% तक पहुंच जाए, 98% हो जाए, 1-2% इन्वायरमेंटल कंडीशंस उस पर इम्पैक्ट कर सकती हैं, है ना। जैसे आपको मैं मारना चाहता हूँ, मैंने गन ले ली, रिवॉल्वर भी है, सब है, और मैं आया मारने और मैंने चलाई और वो फंस गई। सर कुछ भी नहीं, किसी के यहाँ पे फोन रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ नहीं, आपके हाथ में 100% नहीं है। ये तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, आपके हाथ में हर चीज नहीं है। जैसे कि मैं उनका सलमान खान के पिताजी हैं सलीम खान, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने। कहा कि ऐसे एक रुमाल लिया उन्होंने कहा जिंदगी ना इसकी तरह अच्छा, ये हम पैदा होते हैं और ये हम मरते हैं। क्या हमारे हाथ में है कि हम कब पैदा होंगे? ये हमारे हाथ में नहीं सर, नहीं है। क्या हमारे हाथ में है कि हम मरेंगे, कब मरेंगे? ये हमारे हाथ में नहीं है। बोले यदि मुझे किसी चीज को होल्ड करना है तो इसमें से एक चीज मेरे हाथ में जरूर होनी चाहिए। पर ना मेरे हाथ में ये है ना मेरे हाथ में, तो फिर ये कैसे होल्ड करूंगा? इंटरेस्टिंग, ये बड़ा अच्छा फिनोमेना। उन्होंने कहा बड़ा फिलोसॉफिकल बहुत कि भैया ना मेरे हाथ में है कि मैं पैदा कब होऊंगा, और फिर मैं कह रहा हूँ हर चीज कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मेरे हाथ में है कि मैं मर कब सकता हूँ। यदि मुझे किसी चीज को होल्ड करना है तो एक चीज तो मेरे हाथ में हो। कुछ तो बताओ। यदि मेरे हाथ में दोनों ही नहीं है तो गया। तो फिर कैसे कह रहे हो कि मैं करता हूँ और मेरे करने से होता? बोले तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। इन्होंने एक और अच्छा डायलॉग बोला, तो जो मैं आप कोट करना चाहूंगा, बड़ा इंस्पिरेशन। उन्होंने कहा कि जब किसी की किस्मत अच्छी होती है ना तो जहां बॉल आती है बैट वहां नहीं घूमता। ओके, बॉल वहीं गिरती है जब बैट घूमता है। बिल्कुल, लाइफ ये है, जब किसी की किस्मत चल रही हो। मैंने देखा आपके आसपास सराउंडिंग्स में 1000 एग्जाम्पल होंगे, यार ये बंदा ये कैसे पहुंच गया वहां, बिल्कुल होता ना यार, इसको तो कैसे आ गया, ये इतना अमीर कैसे हो गया। इनफैक्ट जितने ज्यादा मैंने अमीर देखे हैं, मेरा आईक्यू पे से विश्वास उठ गया। सच बता रहा हूं। बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल सर, पॉपुलर है, वो तो आईक्यू है ही। पर मैं, आप अभी चले जाओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कनॉट प्लेस में पत्थर फेंकोगे तो बिलियनर दिख जाएगा, मतलब 200-500 करोड़ का आदमी तो दिखेगा। और फिर उसे 5 मिनट बैठ के देख लो आप, तो समझेगा यार ये कैसे कमा लिया इनके पैसे। इट हैपेंस। तो यदि एक तरीका होता कि साहब ये करेंगे और ऐसे पहुंच जाएंगे, तो हर आदमी नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो करने पर नहीं डिपेंड करती हैं, वो कोई और ही कर रहा है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब आते हैं पास्ट लाइफ में जाने का। आपने डिसाइड कर लिया कि आप पास्ट लाइफ में चले गए, आपने डिसाइड कर लिया कि आप पास्ट लाइफ में जाके ग्रैंडफादर को मार भी देंगे, तब भी आप उसे मार पाएंगे इस बात की क्या गारंटी है? पॉइंट है सर, एग्जैक्टली। उधर गन नहीं फंस गई, उधर चाकू नहीं फंस गया, उधर पुलिस ने नहीं पकड़ लिया आपको, उधर लाइट नहीं आ गई, उधर सीसीटीवी नहीं, आपको क्या पता कि आप ही ना मर गए। बिल्कुल। सवाल यह है कि यू कांट कंट्रोल द डूज, यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट्स। पहला तो मेरा ये हाइपोथेसिस है कि आप शायद आपके हाथ में हो ही नहीं, जो आप सोच रहे हो वो करना 100% आपके हाथ कर ही नहीं पाओ, हो सकता है उधर जाके तो वहाँ सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी। तो इस चीज के लिए एक साइंटिफिक मेथड है, मतलब इसमें साइंटिस्ट का नाम मैं भूल गया हूँ, उसने बोला था, उसने कहा था कि ना टाइम अपने आप को खुद करेक्ट कर लेता है। आप चाहेंगे भी ना उसको चेंज करना तो नहीं कर पाएंगे। वहाँ वैसी एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएंगी कि वो वापस वहीं आ जाएगा। सो टाइम हैज दैट पावर ऑफ करेक्टिंग इटसेल्फ। पहले तो उसने बोला। दूसरा जो फिनोमेना आता है कि आप, हो सकता है कि टाइमलाइन में जाएं और उनको मार दें और वो मर भी गए, पर वो फिर ये वाली टाइमलाइन नहीं होगी। ओके, वो कोई और चल रही होगी पैरेलल। उनके मरते एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। आपकी टाइमलाइन में तो आप हो, बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स। तो आपने अपनी टाइमलाइन का नहीं मारा है, अब आपने जो मारा है उसने एक नया थ्रेड क्रिएट कर दिया और उस थ्रेड में आप नहीं हो। तो ऐसा भी हो सकता है। ये दूसरा फिनोमेना। दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। तीसरा,
जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स लोग ये मान लेते हैं कि हम टाइम ट्रेवल कर ही नहीं सकते। लोग ये मानते हैं कि हम नहीं कर सकते बिकॉज ये तो पॉसिबल नहीं। पर जो बाकी दो कंक्लूजन है साइंटिस्ट के, वो ये बताते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट देन दीज टू पॉसिबिलिटीज कुड बी देयर। तो जब हमने एक बार ध्यान है कागभूषुंडी का डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा था कि हमने पता नहीं कितने लाख टाइम्स रामायण देखी, तो कागभूषुंडी का वो स्पेस टाइम के बियॉन्ड जाके देख सकते हैं। तो जो टाइम के बियॉन्ड जाके देख सकता है वो टाइम में एंटर करेगा, वो अलग अलग मल्टीवर्स मतलब देखेगा, और वो चीज़ें जो कि बार बार हो रही हैं तो बार बार अनुभव करता है। तो उन्होंने जब ये देखा, अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कि हर बार मैंने देखा रामायण देखी, इतनी बार मैंने रामायण देखी, लेकिन हर बार कुछ अलग हुआ। मतलब बाकी घटनाएं वही थी, बट देन समथिंग सम डिफरेंस, लेकिन बाकी चीज़ें चेंज नहीं हुई है ना। अब यदि ऐसा है, जैसे एक और कोई वो बोलता है कि जब भगवान कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु को लोग मारने वाले, घेर के मार ही देंगे, तो फिर उन्होंने अर्जुन को जाने क्यों दिया? उनको पता था ये तो चक्रव्यूह भेद लेते हैं। तो जब भगवान ही नहीं रोक सकते तो फिर आप क्या कंट्रोल कर रहे हो? ये एक कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कर्म पर डिपेंड नहीं करेंगी। आपके कर्म पे होंगी, ऐसा नहीं, दोनों चीजें ना। तभी तो वो कहा गया कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आप कर्म तो करो, आपकी इंटेंशन है, आप करना चाहते हो, आप युद्ध जीतना चाहते हो, पर फल की चिंता ना करो का मतलब यह है कि फल आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, फल की चिंता नहीं करोगे तो कर्म क्यों करोगे? फल तो मतलब चिंता करें समथिंग, तभी तो फिर कहते फिर जब फल की चिंता नहीं करें तो कर्म ही क्यों करना? फिर बैठ जाते हैं, अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। पर जो आप कर रहे हो उससे वही रिजल्ट मिलेगा, इस बात के लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि वो पूर्णतः आपके हाथ में नहीं है, उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी इन्वॉल्व है। ये हिंट देना चाह रहे हैं। फाइन सर, ये जो दूसरी बात आपने की, दूसरा वाला पॉइंट कहा था कि वो दूसरे जो किल कर देगा, मार देगा, लेकिन वो दूसरे एक पैरेलल ट्रेंड का होगा। तो आई थिंक ये स्ट्रिंग थ्योरी वाला भी सीन आ जाता है इसमें, थर्ड या फोर्थ डायमेंशन आ जाती है, चल रहे हैं। हाँ, अब आपने एक और क्रिएट कर दिया तो ठीक है, तो उसके साथ सिंक हो जा रहा है कि एक अलग डायमेंशन में आप चले गए, वहाँ पे जाके आपने किल करके वहाँ पे चले गए। सर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहा। और भी सवाल सर हैं काफ़ी सारे। एक क्वेश्चन है सर हर्षित गुप्ता जी का, वो लिख रहे हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है सर उनका। उन्होंने एक टाइम स्टैम्प दिया है हमारा, जो हम बात कर रहे थे कि इतने सेकंड पे जो बोला गया है कि या तो चीज़ जो हो गई है या होने वाली है, तो प्रेजेंट, या तो चीज़ हो गई है या फिर होने वाली है, प्रेजेंट कुछ नहीं है, हमने ये कहा था। तो ये कह रहे, मेरा सवाल ये है कि जिस टाइम आपने ये सोचा कि क्या पास्ट है और क्या फ्यूचर है, वो क्या है? जिस टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी मैं यहाँ हूँ और सामने वाले से बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है? क्या ये सही है? ये सही है कि हर मिली सेकेंड में वो पास्ट बना रहा है, लेकिन एक स्टेट के बाद जिसे प्रेजेंट की स्टेट बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे सही नहीं लगा। आप ये कह सकते हैं कि टाइम के ऊपर कुछ भी नहीं है, बियॉन्ड टाइम जो टाइम को क्रिएट करता है वो है, डिस्ट्रॉय करता है, रन भी करता है, इसे महाकाल कहते हैं। ठीक है, आप उससे महाकाल कह सकते हैं, पर वो है क्या? मैं वही रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं वही जाऊँगा दोबारा। मैंने कहा था कि गौतम बुद्ध ने क्या अचीव किया था, ये जो भी रियलाइज कर लेते हैं, जो अपने आप को पहचान लेते हैं कॉन्शियसनेस को, वो क्या अचीव करते हैं। सो बेसिकली जो शिव भैरव संहिता है उसमें बहुत सारी मेडिटेशन एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी। जो उसमें पहली वाली है वो ये कहती है कि आप जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यही टाइम है। ले रहे हैं 0 1 0, यही टाइम, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इस समय आपको ये दे रहा है। तो ना कि आपके आयु क्या है वो सांसों पे डिपेंड करता है कि कितनी सांस लोगे, कितनी आप, वो वाला कंसेप्ट है। तो मैंने कहा कि आप आंखें बंद कीजिए और सिर्फ फोकस कीजिए कि सांस पे, कि सांस जा रही है और सांस आ रही है, फिर सांस जा रही है, फिर सांस आ रही है, करते जाइए। जब ये सांस जा रही है और आ रही है, उसके बीच में बहुत कम सेकेंड के लिए ना वो आ रही है ना वो जा रही है, जब आप उस बिंदु को महसूस कर लेते हैं तब अपने आप को पहचान लेते हैं, वो आप है। आप ये या ये नहीं है, आप वो है। पर चूंकि हम इसमें उलझे हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसी से टाइम तो इसी से बनेगा ना। जब टाइम बन गया तो आप इस टाइम में उलझ गए हो, आप उस बिंदु तक पहुंच कहाँ रहे हो। सो भगवान वो तो उस बिंदु को तो चूंकि रियलाइज कर गए, तो उनको दिख गया यार ये तो अब माया है, ये तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट पॉइंट जो आप महाकाल भी बोल सकते हो, जो टाइम के परे है, वो टाइम के परे इसलिए है क्योंकि टाइम उसने क्रिएट किया। एंड विद दैट यू योरसेल्फ, तत्वमसि, जो तुम हो या जो मैं हूं,
वही उस सृष्टि को क्रिएट कर रहा है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने यही चीज बोली थी, अलग नहीं बोला था। मैंने ये कहा था कि देखिए, हम चूंकि उस पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए हम इधर और इधर या तो हम पास्ट देख पा रहे हैं, हम फ्यूचर देख पा रहे हैं कि सांस आ रही है और जाती तो दिख रही है मुझे, पर सांस बहुत कम समय के लिए कहीं रुक भी रही है, हम उसको तो रियलाइज करते ही नहीं कभी। जब हम उसको फील कर लेते हैं कॉन्शियसनेस, तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये दुनिया है क्या, यूनिवर्स है क्या, और हम अपने आप की रियल एंटिटी पहचान लेते हैं। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन है पंकज जी का, उनका नाम, उनकी जो आईडी है यूट्यूब की वो पंकज जी का ही है। तो पंकज जी का क्वेश्चन है, वही कह रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ कि प्रकृति ने वेव फंक्शन बनाया इसीलिए है ताकि माया की दुनिया से अलग दूसरी दुनिया जिसे हम नहीं जानते वो अलग रह सके। एनर्जी की दुनिया ने ही ये सारी दुनियादारी का खेल रचा है। आपका क्या कहना है सर इस पे? नहीं यार, मैं तो हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। अभी हमने बता दिया, बिल्कुल एक फिलॉसफी देता हूँ कि आप कोई चीज ऐसी सोच ही नहीं सकते जो संभव ना हो। पॉइंट है सर। आप ऐसा कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते जो नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस सिमुलेटेड, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप, मैंने एक प्रोग्राम बना के दे दिया आपको एआई का, अब उस एआई को मैंने जो जो बताया है वही तो कर पाएगा ना वो। मैंने उसको बताया कि आप इस भाषा में कविता लिखो तो लिख देगा, या ये 10 भाषाएं सिखा दी तो लिख देगा। सो इट्स लिमिटेड। बिल्कुल वैसे ही हमारा एआई है ब्रेन का, क्योंकि हम भी ब्रेन से सोच रहे हैं। सो ब्रेन हैज ए लिमिटेशन दैट कांट डू थिंग्स विच इज नॉट बीइंग गिवन एज ए डेटा पॉइंट टू दैट ब्रेन। तो जब मैं कहता हूँ ना, मैं हाइपोथेटिकली, जब मैं कहता हूँ ना कि यदि हमने सोचा कि एक कार्टून कैरेक्टर सोच लिया मैंने कि उसकी ऐसा ऐसा होगा, अजीब सा चेहरा दिख रहा होगा, तो मैं सोचता हूँ हम इसलिए सोच पाए क्योंकि हम इस कैरेक्टर से कहीं मिले, हमारा अनुभव ये है, तभी हम उसको सोच पाए। क्योंकि हमें डेटा ही नहीं होगा तो हम सोच कैसे पाएंगे? सो वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। जितनी भी रिसर्चेस भी हो रहे हैं वो रिसर्च है, वो ऑलरेडी है इस अर्थ पर, हम उसको दोबारा खोज लेते हैं, भैया इस चटनी से हो जाएगा या इससे एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, बट दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। सिमिलरली थॉट वही एप्लीकेबल यहाँ होगा। हो सकता है कि यूनिवर्स में कहीं उस तरह के लोग रहते हैं, जहाँ हम थे वहाँ अनुभव किया हमने और इस वजह से हम उसको सोच पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ तो अनगिनत बिलियंस एंड इतने गैलेक्सीज हैं, आप कहाँ किस जगह कब रहे हो क्या पता। तो जितना अनुभव जिसके पास होगा, जितना वो बंदा उतना क्रिएटिव हो जाता है। सो हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत क्रिएटिव है। वो क्रिएटिविटी है क्या? वो क्रिएटिविटी है कि वो आंख बंद करता है और सोचना शुरू करता है तो उसको चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। उसने एक पेंटिंग बनाई बड़ी अच्छी सी, अरे वाह यार क्या पेंटिंग है, बिकॉज हिज एक्सपीरियंस इज मोर देन प्रॉब्ली समबडी एल्स। मेरे ख्याल से ये कारण हो सकता है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्शियस में वो डेटा पॉइंट्स हैं जिसको वो निकालने के लिए एक आउटलेट ढूंढ रहा है। कई सारे जो राइटर्स हैं या पोएट्स हैं उनसे आप बात करना, उनसे कहना कि जब वो लिख देते हैं ना थोड़ा हल्का फील करता है, वो आउटलेट की तरह उनको होता है वो, एंड देन दे एंजॉय, वो अजीब सा एंजॉयमेंट उनको फील होता है। जैसे हमने जब तुलसीदास जी की बात की थी कि स्वांता है सुखा है तुलसी रचित रघुनाथ गाता, वो कहते हैं मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ भाई, तो मैं इससे कुछ फायदा होता नहीं होता, मुझे कोई मतलब नहीं, आई एम राइटिंग इट फॉर माई हैप्पीनेस। ऐसे ही होता है। तो वो हैप्पीनेस मिल क्यों रही है? बिकॉज उसने अपने अंदर वो भरा हुआ है, ट्रेंड है ब्रेन, एंड देन इट इज लुकिंग फॉर एन आउटलेट, वो निकलता है और उसको रिलीफ मिलता है। सो जो ये कह रहे हैं कि ये संभव है वो संभव है, इट शोज कि ही हैज सम एक्सपीरियंस इन दैट डायरेक्शन, प्रॉब्ली दैट्स व्हाई ही कुड थिंक। किसी और ने कुछ और सोचा, वो भी अच्छा सोचा, एंड आई थिंक वी शुड ट्राई थिंकिंग एब्सर्ड थिंग। मैं चाहता हूं कि हम इतना, अभी क्या हो गया, एब्सर्ड आर्ट को लोग बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक पैटर्न बना लिया था कि यार यही एक सही तरीका है सोचने का, तो लोगों ने उसको ब्रेक किया, नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो लोगों को पसंद आने लगा। इसी तरह एब्सर्ड पोएट्री। सो वी नीड टू ब्रेक द ट्रेडिशनल नॉर्मल वेज ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे वी कैन नॉट क्रिएट न्यू थिंग्स और वी कैन नॉट इनोवेट थिंग्स। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसे थॉट लाइए। इनफैक्ट कमेंट्स में भर के आप इतना अनयूजुअल लिखिए जो बिल्कुल हम सोच भी ना सकें। जब आप वो करने लगेंगे ना, फिर देखो आपके ब्रेन पावर कैसे बढ़ती है, मतलब देन यू विल रियलाइज कि यार ये मैंने सोच कैसे लिया। ये ऐसा फील होगा आपको। बिल्कुल सर, ये पोइट्री की आपने बात की, प्लस बीच में के जो बंदा आंख बंद करके इमेजिन करता है पेंटर, वो फिर वो उसके चीज़ें दिखती हैं, उस पर कुछ लाइन्स थी इकबाल की, वो जहन में आ गई। वो कहते हैं कि खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं।
कि खिरत जो है इंटेलेक्ट हाँ, उसके पास खबर के सिवा कुछ और है नहीं, इन्फॉर्मेशन है। Correct. और जो असल में इलाज है उसका वो नजर है, वो उस नजर से देख के उसको डेटा को प्रोसेस करे और वहां चीजें ये बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स की ओर इशारा कर दिया। तो बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ कि जिसने रियलाइज किया होगा उसने कहीं ना कहीं अपने तरीके से बताया तो होगा। बिल्कुल सर, जो भी आपने एक चीज और की थी कि भाई हम जो सोच सकते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसको अगर मैं रिवर्स करूं, मैं अपने लिए आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या अगर कोई दूसरी दुनिया की बात कर लें या दूसरा मल्टी यूनिवर्स ले लें, अगर वो कुछ है तो क्या ऐसा भी हो सकता है हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते वो कैसा है, क्योंकि वो चीज़ हमने देखी नहीं? देखो, हम दोनों चीज़ें हैं। मैं जितना सोच पाता हूँ जरूरी नहीं कि आप उतना सोच पाए, और आप जितना सोच पा रहे हैं जरूरी नहीं कि मैं उतना सोच पाऊँ। सो माई पॉइंट इज डिफरेंट। हम जब कह रहे हैं कि हम, तो हम मीन्स वॉट, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक हो सकते हैं। बिल्कुल। दो द कॉमन क्वेश्चन इज सेम, वो तभी तो वेव डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है कि वो हम 2 से 4, 4 से 8 होकर उसको अनुभव करना चाहते हैं, उस पूरी सृष्टि को। और हम तो 8, 16 और 32 में उलझे पड़े हैं। ये तो ट्रिलियंस टाइम्स बच गए हैं। हम तो इतने जगह अनुभव कर रहे हैं उसको। पर वो जो बट गए हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जितना जिसका अनुभव होगा उतना सोचेगा ना, उतना ही डेटा उसको मिला। आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, और ये चीज़ें हम पहले से प्रैक्टिस करते थे कि ऐसा क्यों होता था कि जो जातियाँ बनी वो प्रोफेशन के बेस पर बन गई, कि सुनार है, लोहार है, किसान है, या जो वॉरियर है, क्योंकि उसमें 2 फायदे थे। एक, हम जेनेटिकली उस चीज़ को पास ऑन कर सकते हैं, उस नॉलेज को ईजीली, बिकॉज कई चीज़ों को सीखने में सालों लगते हैं। यदि मैं फ्रेश स्टार्टिंग दूंगा और मैंने कुछ सीख लिया और बिल्कुल मेरे बच्चे को जेनेटिकली उसमें ट्रेट्स हैं, तो उसके लिए वो नॉलेज, उसकी मसल पावर उसकी ब्रेन में, उसकी क्वेश्चंस में आ जाएगा, एंड देन इट कैन इवॉल्व फर्दर। तो इसलिए चीज़ें इवॉल्व होती चलेंगी। तो इसलिए कोशिश की गई कि भाई एक चीज़ में एक ही फैमिली ग्रो करती रहे, दूसरे तो उसको नुएंसेस ईजीली पकड़ में आ जाएंगे, और वो होता भी। ये एक तरीका था नॉलेज को प्रिजर्व रखने का, क्योंकि ऐसी नॉलेज अदरवाइज हर बार फिर स्क्रैच से सिखानी पड़ेगी। तो मैं जो कह रहा हूं कि आपके अनुभव इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आपके एंसेस्टर्स के अनुभव क्या थे। ओके, सिर्फ आपके अनुभव आपके नहीं है सर, जीन्स की तरह। हाँ, जेनेटिकली भी है। ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग है सर। वीडियो देखा मैंने, तो आप अकेले नहीं हो, मतलब उस अनुभवों में। मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पुराने जितने पुरखे हैं, जिस पीढ़ी से आप आ रहे हैं, वो आप सब लेके यहाँ बैठे हैं। कई सारी चीज़ें जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा एहसास होता है, और आप लोगों को भी होता होगा, मुझे लगता है यार ये मैंने पढ़ी नहीं है, ये मुझे जानता नहीं हूँ, पर मैंने बोल दी। तो ये कैसे बोल दी? तो हो सकता है कि कोई पुराना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे हेल्प कर रहा है उसमें। बाकी सबको भी हेल्प करता है, बहुत प्रोफेशन। जैसे कि अब मैंने एक वीडियो देखा था, दीपक चोपड़ा का वीडियो था, एंड ही स्पीक्स अ लॉट ऑन क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने कहा कि जब वो यूएस शिफ्ट हुए तो उनकी वाइफ को थैलेसीमिया डिटेक्ट हुआ, और उनकी वाइफ बिल्कुल ठीक थी, हेल्दी थी। तो वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनका टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट वगैरह सारा, तो उसने माइक्रोस्कोपिक दिखाया कि इसमें थैलेसीमिया के वो हैं, जो बैक्टीरिया है, जो भी है। तो मैंने उसको देखा और मैंने कहा मेरी वाइफ तो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी। यदि ये थैलेसीमिया था तो अभी तक तो ये जिंदा नहीं रह सकती थी ऐसे करके। तो बोले मैं लाइब्रेरी जाके बहुत पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया, तो मुझे फिर पता पड़ा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीन में थैलेसीमिया के वो हों सिम्टम्स, पर आपको थैलेसीमिया का रोग नहीं हो। ओके, ऐसा हो सकता है। तो फिर मैंने कहा ऐसा क्यों होगा? तो बोले ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके जेनेटिक, तभी हो सकता है रोग जब हस्बैंड और वाइफ दोनों में थैलेसीमिया, तब बच्चे में वो रोग आएगा। अदरवाइज एक में है तो हो सकता है कि जेनेटिकली वो उसमें दिखे सिम्टम, पर उसको वो बीमारी नहीं होगी। तो ये आया था, बोले थैलेसीमिया जो रोग आया वो आया जितने 1500-1600 साल पहले लुटेरे और आक्रांता आए हिंदुस्तान पर, उनके थ्रू आया था। तो बोले उनमें जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने यहाँ पर लेडीज का रेप किया या हुआ, उनसे जो जेनेटिकली वो निकला उसमें वो रह गया। तो बोले मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो इट प्रूव्स कि तुम्हारा जो एंसेस्ट्रल है वो वहाँ कहीं कोई लीनेज है। तो बोले हम इस, और वो करीब 800-700 साल से चल रहा होगा लीनेज, मतलब इस तरह से। बिल्कुल सर, आप पुराने हुआ। एंड
that can retain that information. डीएनए समझ रहे हो मैं जो बात वो लिंक मैं समझ रहा हूँ। मेरा सवाल एक रेडी है सर इससे। हाँ, जब मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने एंसेस्ट्रल से सिर्फ रोग नहीं लेके आ रहे हो, आप पॉजिटिव चीजें भी तो लेके आ रहे होगे, बिल्कुल स्ट्रेंथ भी तो लेके आ रहे होगे, आप बहुत सारी चीजें लेके आते हो। एंड दैट इज नॉट ओनली फिजिकल, दैट इज समटाइम्स स्पिरिचुअल एंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो विच कम्स। एंड आई बिलीव दैट कई बार हमने ऐसी चीजें होते देखी हैं कि एक बंदा है और अचानक से बहुत अच्छा कर गया, बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ एफर्ट्स बीइंग डन। हम कहते हैं उसकी पास्ट लाइफ के कर्म होंगे, हो सकते हैं, उसमें कोई सारा सपोर्ट ऑफ हिज इंस्ट्रक्शन होंगे। तो ये एक रीज़न है कि मैं इस फिलॉसफी पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि आई हैव सीन सच सिम्टम्स इन माय सराउंडिंग्स। सर एक हाइपोथेटिकल सवाल आ गया मेरे मन में, वो जीन्स की हम बात करें, डीएनए की बात करें, सर आगे चल के ये चीज़ आई थिंक थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है ही कि डीएनए को भी अलग से कोड कर दिया जाएगा, अलग से जैसे चाहे वैसे बच्चे आ सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं, वीकनेस आप डिसाइड कर सकते हैं, सुपर पावरफुल ह्यूमन बीइंग इस तरह हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी आगे लग रही? हाँ बिल्कुल है। देखो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड बच्चे तो मेरे ख्याल से ट्राई किए जा चुके हैं, जिसमें आप कलर डिसाइड कर सकते हो या इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हो, ऐसा कुछ कुछ ट्राई हो रहा है अभी। सो आई एम श्योर कि इवेंचुअली सुपर ह्यूमन बनाने के लिए हम वो डीएनए चेंज करके बना लेंगे। हो सकता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए कि हमें कोई बीमारी से लड़ना है एंड हमें एक रेस खड़ी करनी है जो इम्यून हो, तो हमें उस तरह के चेंजेस करने पड़े। तो ये सब होगा। बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस बने हिस्टोरिकली यदि आप देखोगे, जैसे कि हमारे यहाँ शादियाँ फैमिलीज़ में नहीं होती या एक गोत्र में नहीं होती, उसका कारण ये था कि वो जो दोनों के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो आगे कन्वे ना हो, फिर वो किसी और का जाएगा। तो ये जो ऐसे नहीं रैंडमली डिसाइड हुआ, दिस वाज टू मेक अ हेल्दी जीन इवेंचुअली। लेकिन अब हमारे पास साइंस है, अब हम उसको लैब में क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल होगा, एक सुपर ह्यूमन रेस खड़ी होगी और फिर एआई भी होगा। हाँ सर, मतलब चीज़ें ऐसी लग रही हैं अभी सर। गूगल का जो डीप माइंड वगैरह ये सब लोग काम कर रहे थे, तो इनमें प्रोटीन फोल्डिंग के ऊपर काम चल रहा था। तो इसमें हो रहा था कि अभी अगले 10 साल में ऑलमोस्ट सारे जितने भी बीमारियां उनके क्योर ये लोग ढूंढ लेंगे। आई थिंक डेनिस हेबेसिस है, उनका स्टेटमेंट भी था कि 2000 साल की पीएचडी ऑलरेडी वो कर चुका है एआई, जो उन्होंने प्रोटीन फोल्डिंग पे बनाया, प्रोटीन किस तरह फोल्ड होता है। तो सर क्या इसमें आगे जाके ये सिचुएशन भी आ सकती है? क्या इंसान, जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे पहले भी, क्या अमर हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि इंसान मरे ही ना, कुछ ये सिचुएशन? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। और ये यदि आप मेरे से पूछ रहे हो तो बिल्कुल हो सकता है। हाँ सर, एक तो वो आप डिनाई नहीं करते, लेकिन फिर आपका ओपिनियन। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आपको पता है कि आप जापान में जाओ तो आपको 105-95 साल का आदमी रोड पर दौड़ते हुए दिख जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं गया 110 साल का भी दिख रहा है। फिर आप सोमालिया चले जाओ तो वहाँ शायद आपको 30 और 40 साल का आदमी भी स्वस्थ नहीं दिखेगा। वहाँ एवरेज एज इतनी कम है कि वो भूख की वजह से, बीमारियों की वजह से। तो हम एक ही टाइम पर एक ही प्लेनेट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, पर यहाँ पर एवरेज एज इतनी है और यहाँ पर एवरेज इतनी है। तो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन योर सराउंडिंग्स कि आप कितना जिएंगे, उस पर डिपेंड तो कर ही रहा है ना। भारत में एवरेज एज अलग है, यूरोप में अलग है। पूरा यूरोप में बूढ़े लोग इतने हो गए हैं बिकॉज वो नहीं मर रहे, क्योंकि वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल है ना। हमारे यहाँ इतना पॉल्यूटेड खाना पीना है कि हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाते, इतनी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो वो तो हम ही अपने कुल्हाड़ी लेके बैठे हुए हैं। अदरवाइज तो एवरेज एज 150 भी जा सकती थी और आराम से आप हेल्दी जीते। तो एक तो ये कि एलोंगेशन ऑफ योर एज वो तो हो सकता है, वो तो बिना इतना साइंस के भी हो सकता है। हम सिर्फ नेचर के संग छेड़खानी बंद कर दें तो भी हमें नेचर इतना एज दे देगा। अब सवाल आता है कि हमने नेचर से छेड़खानी कर ही दी है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वी नीड साइंस कि भाई अब नेचर तो बर्बाद हो गया, पॉल्यूशन है, तो हम क्या करें। वो बंदा है जो अमर होना चाहता है, जो ऑक्सीजन लेकर हर दिन जी रहा है, क्या नाम है उसका, जो एक ब्रायन जॉनसन, एंटी एजिंग इन्फ्लुएंसर है। ही इज़ अ इन्फ्लुएंसर एंड एक्चुअली ही इज़ अ बिलियनर। उसके बाद उसने कसम खाई कि मैं तो साहब ऐसे ही रखूँगा, यंग ही दिखना चाहिए मुझे जब तक जीऊँगा। तो ही इज़ यूजिंग ऑल दोज नोन साइंस जिससे कि उसकी एज
वैसे नहीं कम हो रही जैसे कि हम देखते हैं कि भाई हमारा बुढ़ापा आ गया, एंड आई थिंक इज अबव 40 और 50 क्लोज टू। साइंटिफिकली हम देख भी रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप जो कर रहे हो, चाहे वो साइंटिफिकली कर रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअली कर रहे हो ना, कर्म कर रहे हो ना, कर्म से एक लिमिटेड लेवल तक ही रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। उसके बाद 1% ऑफ रिजल्ट जो है वो आपके कर्म पर नहीं है ना। वरना तक्षक सांप जो था, फूल के अंदर बैठ के कैसे डस लिया? आप तो पानी के अंदर महल बना के परीक्षित, राजा जो परीक्षित थे, वो रहने लगे। उनको बोला किसी ने कि सांप काट के मरोगे आप, तो बोले फिर हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ सांप पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आप कर्म आपने किए, बचे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड। तो आप हो सकता है कि अमर भी हो जाओ। और पहले भी हमारे पुराणों में जो कहानी आती है कि अमर हो गया, वो राक्षस अमर हो गया, पर इवेंचुअली तो मरा। सो इवेंचुअली कुछ चीज़ें हैं जो समय के कंट्रोल में, वो आपके साइंस के कंट्रोल में भी नहीं है, वो आपके कर्म के कंट्रोल में। तो सर ये जो डेथ है या फिर एंड कह लीजिए, ये अल्टीमेट रियलिटी एक तरीके से, अल्टीमेट रियलिटी है। अमर जैसे होते हो तो आपने कहा कि मैं चलो एक युग के लिए अमर हो जाता हूँ। अब हमने कहा कि जो हमारे यहाँ आता है कि जो वो है ना, कुछ लोग हैं जो पुराणों में हैं कि वो लोग अमर हैं, जैसे हनुमान जी अमर हैं, अश्वत्थामा अमर है, परशुराम अमर है, ऐसे करके 8 या जो सो क्या बोलते हैं, मतलब वो कभी नहीं मरेंगे। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं मरेंगे। ओके, वो एक युग के लिए अमर हो सकते हैं, या एक कल्प के लिए अमर हो सकते हैं, या एक ब्रह्मा के दिन के लिए अमर हो सकते हैं, जो भी एक पीरियड है। इट्स नॉट अमर फॉर अमर, मतलब ऐसा वाला नहीं है मामला, क्योंकि रामायण तो दोबारा होगी ना वो तो दोबारा त्रेता युग आएगा ही आएगा। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज फ्रॉम दैट एंगल कि ऐसा नहीं है, जो अमर भी है वो भी कब तक अमर है, समय तो उसका भी है। सर आपने कहा एक ब्रह्मा के दिन तक, तो सर क्या ब्रह्मा का दिन अलग होता है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेक्स्ट हमें मिलते हैं कि यहाँ की दुनिया का साल अलग है, दिन अलग है, दूसरी दुनिया का अलग है। तो सर इसको भी थोड़ा सा इस पर लाइट डाल। तो भागवत पुराण में बताया जाता है, उसमें ब्रह्मा का एक दिन और एक रात। अब मुझे नंबर्स चूंकि याद नहीं है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो यूनिवर्स एक्सपेंड करता है। ओके, ये ब्रह्मा का दिन है। सो चीज़ें बनेंगी, उसमें कई सारे युग बीतेंगे। युग समझ रहे हो आप, मतलब कि ईयन सर बहुत लंबा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी बार बार आते रहेंगे, बार बार। मतलब ऐसे नहीं कि कलयुग आ जाएगा तो गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, फिर सतयुग आएगा, फिर सब कुछ वैसे, मतलब ऐसा वाला फिनोमेना चलता है। बट देन देयर आर मल्टीपल युग, मल्टीपल कल्प बीतते हैं और इस गैलेक्सी बढ़ती चली जाएगी। फिर संकुचन होना शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मा की रात। ओके, जब ब्रह्मा की रात होती है तो सब कुछ सिमटता, सब खत्म होना शुरू हो जाता है। जैसे संकुचन शुरू होगा और अंत में जाके शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। तो जो ब्रह्मा का दिन और रात है वो इतना बड़ा है, एक एक दिन, कि उसमें पता नहीं कितने कल्प निकल जाएं। चूंकि मुझे नंबर याद नहीं, वो भी काफी लार्ज नंबर्स हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम, उसके बाद तो खत्म ही होना है ना। एग्जैक्टली, फिर खेल शुरू होगा। एंड दैट वी सी इन एवरी डे इन अवर लाइफ, कि चीज़ें बन रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, फिर बन रही हैं, फिर ख़त्म हो रही हैं। दिस इज हैपनिंग इन एवरी पार्ट ऑफ अवर यूनिवर्स ऑल्सो, इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऑल्सो। तो उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके शायद एक कॉन्सेप्ट दिया गया। सर बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके साथ साइबर सिक्योरिटी डिस्कस करते हुए यहाँ पे ट्रैवल करना। एक अलग, ये खुद एक अलग डायमेंशन है। मैं बात कर रहा हूँ और मैं जब ब्रह्मा, एक्चुअली बता, लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं होता, ब्रह्म जो है वो कॉन्शियसनेस है। सो हम व्यक्ति के फॉर्म में इसलिए दिखाते हैं ताकि हम समझ पाएं कुछ चीजें। जैसे हमने कहा कि उसके 4 मुख हैं, तो एक व्यक्ति 4 सिर वाला होगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी 4 डायमेंशंस हो सकती हैं। सो वो इनडायरेक्टली चीज़ों को बताते हैं। जैसे कि एक भागवत पुराण में श्लोक आता है कि नारायण के इतने हाथ हैं, इतने सर हैं, इतना वो हैं, ऐसे उनके हाथों में, फिर ये नंबर्स बताते जाते हैं, 4 ये वो ऐसे करके नंबर। यदि उसको नंबर को आप लिखते चले जाओ तो अर्थ जितनी पुरानी है उसकी एज आ जाती है। ओके, कैसे? अब वो हो सकता है कि कोइंसिडेंस भी हो। बिल्कुल। सो मैं किसी ना इसको मैं निकालता हूँ ना उसको निकालता हूँ,
बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे कहा जा रहा है वो वही उसका मीनिंग हो. समटाइम्स वी शुड ऑल्सो गेट ओपन कि हम उसके हर मीनिंग को एक्सप्लोर करें, पॉसिबिलिटीज के देखें. So, इशारे दिए गए क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है. बिल्कुल. See, even if you are not gaining anything, there's no harm exploring because it's a very creative of passing information. कई बार इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे पास नहीं हो पाती क्योंकि वो टाइम और स्पेस में अटक जाती है. तो कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए कुछ ऐसे मानक तैयार करने होते हैं जो उस देश काल परिस्थिति के बियॉन्ड हो. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि ईसा मसीह ने कहा कि मैं तो चरवाहा हूँ और तुम मेरी भेड़ें हो. तो लोग कहें यार ये क्या बात हुई, वो चरवाहा है भेड़ें अब तो भेड़ें है ही नहीं, अब तो चरवाहा भी नहीं है. वो उस काल के हिसाब से बोल रहे हैं क्योंकि उस काल में जो लोगों का दिमाग है वो उसी हिसाब से समझ पाए. बिल्कुल. वो 2000 साल आगे की बात के हिसाब से समझा ही नहीं पाएंगे उनको. सो समटाइम्स विच इज़ रिटन इन ओल्ड टेक्स्ट विच इज़ वो उसमें वही फॉर्म में समझा पाएगा. तो इस वजह से कुछ टेक्स्ट हमें जो समझने होते हैं वो उस देश काल के हिसाब से समझने होते हैं, तभी जाके हम उसके रियल मीनिंग टच कर पाएँ. अदरवाइज हम शाब्दिक अर्थ ले लेंगे तो हम सोचेंगे यार ये क्या है. एंड दिस हैपन्स इन एवरी फॉर्म ऑफ साइंस ऑल्सो. जब मैंने आपसे कहा था कि जो टाइम की परिभाषा, महाकाल शब्द क्या है, जब उसने किसी ने बोला ना, या उज्जैन में एक मंदिर है महाकाल मंदिर भगवान शिव का, वहाँ पर भस्म आरती होती है. और अब तो गर्भगृह में अलाउड नहीं है, पर आप पहले वहाँ बैठ के भस्म आरती को पार्टिसिपेट कर सकते थे. अभी आपको बाहर बैठा देते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा है. मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ. तो 98 या 99 के आसपास 4-5 दोस्तों का प्लान बना, चलते हैं, चलो सुबह वहाँ 5 बजे सुबह नर्मदा नदी है, उसमें नहा के आप सीधे एक कपड़ा लपेट के अंदर मंदिर में जा सकते हो. तो हम लोगों ने सबने एक वो जो धोती पहनी है, चले अंदर पहुँचे और उसके बाद वो आरती शुरू हुई और मैं बाहर आया और मैं बाहर आके बैठ गया. तो मैंने उससे पूछा बगल वाले से, मैंने कहा यार ये कितनी देर की आरती थी? तो उसने कहा करीब 1 घंटे. मैंने कहा रियली? हाँ. तो मुझे वो 1 घंटा नहीं मेरे दिमाग में था. इट्स लाइक आई वॉज इन डीप स्लीप. मतलब मेरे सामने चीज़ें हो रही हैं लेकिन मेरे दिमाग समय का आभास नहीं हो रहा. दिस वॉज माई फीलिंग. मैंने कहा तुम्हें भी ऐसा हुआ? किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ. ऐसा नहीं, मुझे भी ऐसा लगा कि एकदम से आई वॉज इन ट्रांस, क्योंकि माहौल ऐसा हो जाता है. तो देखो जब आप बहुत सारे भीड़ में खड़े हो गए तो कई बार ऐसी पोजीशन आई कि आपको टाइम का एहसास खत्म हो जाता है. जब मैंने आपसे कहा था कि जब आप वेकिंग स्टेट में हो तो आपको टाइम दिख रहा है, जब आप ड्रीमिंग स्टेट में हो तो आपको टाइम दिख रहा है, पर जब आप डीप स्लीप में हो तो आपको टाइम दिख ही नहीं रहा. आपको नहीं पता होता कि टाइम नाम की कोई चीज़ है. इसका मतलब है टाइम आपका ब्रेन क्रिएट कर रहा है कि जब तक आपका ब्रेन जाग रहा था तब तक तो टाइम फील हो रहा था, पर जैसे ही ब्रेन सो गया फिर टाइम का मतलब ही नहीं है आपकी लाइफ में. तो मुझे उस समय जब एहसास हुआ कि मैंने कहा महाकाल का मतलब क्या है, जब आप टाइम के बियॉन्ड चले गए ना, आपको टाइम का एहसास ही नहीं हो रहा. सो ये जो वो कहना चाह रहा है कि मतलब रूट लेवल पे वी ऑल आर बियॉन्ड टाइम, वी आर क्रिएटिंग टाइम, पर उस चीज़ को फील करने के लिए यू हैव टू be in that environment, situations, conditions, meditation, whatever possible. और वो आपको एहसास करा देगा कि नहीं आप टाइम के परे हो. और वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है. यू आर नॉट कंट्रोलिंग टाइम बट यू आर बियॉन्ड टाइम. एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर फीलिंग. हाँ सर टाइम की बात आते हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे मन में आ रहे हैं. मैं ये क्वेश्चंस तो मैं कम पढ़ रहा हूँ, बट आई थिंक उस पर भी डिस्कस करेंगे कभी. सर जैसे आता है कि पिरामिड्स इसलिए बनाया कि वहाँ कुछ टाइम का कुछ कर्वेचर है, सॉर्ट ऑफ आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इसको किसने बनाया. बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती है आए कहाँ से, किस तरीके से बने. वी वुड वांट टू डिस्कस ये सब चीज़ें भी सर आपके साथ के किस तरह से चीज़ें होती होंगी. इस पर सर एक क्वेश्चन है मोहम्मद अशरफ करके, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि माय आइडिया, उन्होंने एक आइडिया दिया है. वो कह रहे हैं व्हेन क्वांटम बिकम कॉन्शियस, न्यू वर्ल्ड क्रिएट्स, न्यू ह्यूमंस, प्रीवियस विल बी एलिमिनेटेड. इफ एनीवन ऑफ अस लाइक टू अपग्रेड हिमसेल्फ शुड बी, दैट वुड बी द एरा ऑफ एम्पायर ऑफ सुपर जनरल क्वांटम AI and the slavery period of humans. Second thing is operating system of this universe or existence is consciousness. Being a Muslim by Quran, I learned that he said
ही कैपिटल में एच है तो मतलब खुदा की तरफ रेफर कर रहे हैं. ही सेड हैपन एंड इट हैपेंड. हियर आई एम 100% विद सर that everything in every form is consciousness. I also add that consciousness is mother frequency, so like string theory. That's very good. मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ. अभी मैं दुबई गया था, दूषित धानी होटल का. Okay. तो दूषित धानी में इवेंट था, मैं CXOs को ट्रेन कर रहा था. जैसे ही मैं ट्रेन करके बाहर आया तो कई सारे लोग आए, सर हम आपके पॉडकास्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं. थैंक यू भाई, CEO है, देखता होगा. वहाँ का शेफ आया और उसके संग मेरी फ़ोटो भी है. वो आके बोलता है कि साहब मैं, उसका नाम था इकबाल, और बोला कि साहब मैं आपका वीडियोस देखता हूँ एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, तो कैन आई टेक पिक्चर्स विद यू. मैंने कहा आइए सर. उस शेफ़ वाली ड्रेस में था. फिर वो अंदर गया, कहता सर आपके लिए स्पेशल कुछ बनाया मैंने, आप प्लीज़ खाइए. तो वो लेके आया. तो जब वो लेके आया तो मैं उसके संग बातचीत करने लगा. मैंने कहा तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी पॉडकास्ट, मतलब आई वांटेड टू नो. तो हमने मोस्टली तो साइंस या क्राइम ही डिस्कस किया. बिल्कुल. तो मुझे लगा उसमें से कुछ निकाल देगा. उसने हमेशा बोला कि सर जो आप स्पिरिचुअल बात करते हो ना, वो मुझे ज़्यादा मतलब अपील करती है. तो मुझे बड़ी खुशी हुई. मैंने कहा कि एवरीबडी कैन कनेक्ट. बिल्कुल. एंड दिस इज समथिंग विच आई थिंक ये जो अपने व्यूअर हैं उन्होंने भी यही कुछ कहा कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस चीज़ को रिलेट करके यदि इवॉल्व कर ले जाते हैं तो नथिंग लाइक दैट. मेरा कोई पर्पस ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग ही वो करूं, क्योंकि हम भी पढ़ के ही बता रहे हैं और हम भी सीख ही रहे हैं. कई बार जब लोग कमेंट करते हैं तो उसमें से मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं. जैसे जब आपने कमेंट पूछा मेरे से कि 1000 लाइट ईयर्स अवे कोई इंटेंगलमेंट है, तो हम चेक कैसे कर लेंगे. आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि 1000 तो बदल जाएगा, आप जाके लेके आए थे. मुझे बड़ा सही सवाल लगा. मैंने कहा यार तो सवाल कमाल का है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो वी ऑल आर इवॉल्विंग इन दिस स्पेस. अभी हमें क्वांटम पता है, इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है. सो डोंट लिमिट योर कंक्लूजन्स जस्ट टू क्वांटम ऑल्सो. क्वांटम भी हमें आज मिला ना. बिल्कुल सर. कॉन्सेप्ट तो खैर 100 ईयर्स पुराना है, लेकिन आज भी हमारे लिए नया है. बट हो सकता है 10 साल 20 साल 25 साल में क्वांटम जैसे 10 कॉन्सेप्ट और आ जाए जिसमें और कुछ भी हो एक्सप्लोर करने को, और वी कुड डू थिंग्स विच वी कांट इवन थिंक. एक बड़ी लाइन में बोल रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जो आज किंडरगार्टन जा रही है, ये जनरेशन जब काम करेगी ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होगी जो आज तक बनी नहीं है. ये तो गारंटेड है. मतलब आज तक इन्वेंट ही नहीं हुई है, क्योंकि अगले 10 साल में जो इन्वेंट होगा ना वो उस पर काम करेंगे. तो सर हमारे साथ ही हो गया तो वैसे हो गया. मतलब हम जब पैदा हुए थे तो AI था क्या, कंप्यूटर भी नहीं था. अभी तो और तेजी से होना है. तो हमें अपने थॉट लिमिट नहीं करने क्वांटम तक. मतलब मैं एक सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि हमने क्वांटम इतना करते लग रहा है बस यही दुनिया यहीं से खत्म हो जाएगी. ऐसा नहीं है, यहाँ से खत्म नहीं होगी. अयाज भाई हर बार खत्म कर देता है कि AI से दुनिया खत्म हो जाएगी. क्वांटम के बाद हम एक नया वर्ड लेके आएंगे सर. इससे खत्म होने वाली है. क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि नहीं भाई दोबारा खड़ी होके फिर इससे खत्म होगी. हम बैठे खत्म करें. और एक बार तो हम कुछ डिस्कस भी कर रहे थे कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया ऐसी तो खत्म होगी. कोई तो कारण निकालो. ओके सर, जस्ट टू ऐड व्यूअर्स के लिए, वो जो कुरान के रेफरेंस दे रहे हैं कि ही सेड इट हैपेंड एंड इट हैपेंड, वो एक वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे, उस पर गाने भी आते हैं कुन फायकुन पे. तो वो कुरान की आयत से आता है, वो वइज़ा क़द अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फायकुन, के ही सेड व्हेनेवर ही डिक्रीज अ मैटर ही सेड टू इट बी एंड इट इज. वो बाइबल में भी आता है, बी लाइट एंड इट इज लाइट, सॉर्ट ऑफ वो वहाँ से आ जाता है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि कमेंट है सर, ये आयुष है, वो लिख रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस. आई एम अमेज्ड, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम अमित जी. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू यू एंड नाउ आई एम अ बिग फैन ऑफ यू. अच्छा, मैं अभी जो बता रहा था ना, ये जो दुबई वाली घटना, एक बार मैं कहाँ से जा रहा था, ओमान से जा रहा था, या मतलब मुझे यूके जाना था, बट ट्रांजिट होता ना, तो शायद सस्ती फ्लाइट के चक्कर में मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने कोई ऐसी फ्लाइट पकड़ा दी जो इसका 6 घंटे का हॉल्ट था ओमान. पर मेरे लिए अनुभव था, क्योंकि मुझे बिल्कुल वहाँ लोगों से मिलने का मौका मिला. तो वहाँ मैं एक इसमें चला गया, लाउंज में. तो लाउंज में बैठा अपना काम कर रहा था, इतने में वो शेफ़ आया कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके वीडियो सर ओमान, जॉर्डन और पता नहीं कहाँ देखे जा रहे हैं, विच इज़ मोर सेटिस्फाइंग देन एनीथिंग एल्स. हम अपनी ज़िंदगी में और कुछ कर रहे हैं थी, हम इतने दूर की लाइफ को टच कर पा रहे हैं. एंड ही वॉज रियली
सॉर्ट ऑफ अमेज्ड कि सर आप यहाँ कैसे मतलब उसको लगा बिल्कुल आप तो इंडिया में रहते हो ओमान एयरपोर्ट पे कैसे। सर वन लाइनर कमेंट भी नहीं होते उसमें, पूरा इमोशंस के साथ लिखा होता है बहुत सारे, तो मतलब इतनी हेल्प रहती है उसमें। सर एक करुणा कुमार है, वो लिख रहे हैं इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक वट एवर यू आर टॉकिंग, बट when third generation AI will be there with quantum, then human will have the power to change themselves to photon level and then again to humans. Okay, we won't deny, Amit sir, I know वो deny नहीं करेंगे। तो कुछ करते Then नहीं। there will be no passcode, no physical money, humans will have planets as money, anything. बिल्कुल सर, 2 प्लेनेट आप खरीद लेना 2 हम खरीद लेंगे। ये सर प्लेनेट तो इतने हैं कि सप्लाई कम नहीं होगी। सर और कुछ प्रेस के 1-2 कमेंट हैं। अरुण पटेल कह रहे हैं प्लीज कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट, वी वांट नेक्स्ट पार्ट। ओके, वी आर डूइंग दिस। यूट्यूबर शॉट फैंटास्टिक, 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं किया सर। एक कह रहे हैं घमासान पॉडकास्ट है कुछ अभिजीत करके। सर एक साडा देसी अड्डा करके हैं, उनका कमेंट है, हेड्स ऑफ टू अमित जी, आई डोंट थिंक क्वांटम फिजिक्स को इतना आसानी से कोई और पहले समझा पाया होगा। उनका फिर आगे कमेंट है, वो देखते हैं। वो कह रहे हैं एवरी न्यू कॉन्सेप्ट विच इज एक्सप्लेनिंग इन क्वांटम, आई एम रिलोकेटिंग टू लॉर्ड कृष्णाज एड्रेस टू अर्जुना व्हेन कृष्णा सेज हे अर्जुन, तुम माया के प्रभाव में संसार के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते और जो देख रहे हो वो है ही नहीं। मैं हूं भी और नहीं भी, मैं सब में हूं, सब मुझ में। मैं और तुम एक ही हैं पार्थ, लेकिन तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, पर मुझे है। जहां तक तुम देख पा रहे हो वहां तक, और जहां तक नहीं देख पा रहे हो वहां भी, और उसके आगे भी मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं पार्थ। ओनली डिफरेंस इज अमित जी इज कोरिलेटिंग इट दिस फ्रॉम द राइटिंग ऑफ उपनिषद एंड आई एम रेफरिंग टू भगवद गीता। हाँ, तो भगवद गीता में भी उपनिषद से ही रेफरेंसेस हैं। जैसे कि मैंने जो बोला था चैप्टर 30 मांडूक्य उपनिषद से आता है, दृढ़ दृष्टि विवेक का सिद्धांत। और गीता भी एक उपनिषद है, गीतोपनिषद बोलते हैं उसको। तो 108 उपनिषद में से एक भगवद गीता भी है। जो मैं इनका कहना चाह रहा हूँ कि नासिदीय सूत्र होता है जिसको बोलते हैं कि यदि आपको किसी को समझाना है कोई ऐसी चीज़ जो आप सीधे एक लाइन में नहीं समझा सकते। एक तो तरीका है कि भैया एक कप है, तो आपने कहा हाँ एक कप है ये, पर ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई कर रखी हैं, इसलिए आप समझ गए। बिल्कुल, अब कोई ऐसी चीज़ है जो समझा नहीं सकते क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में ऑब्जर्वेबल है ही नहीं। बिल्कुल, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम कैसे समझाएंगे उसको कि वो क्या है? तो हम उसको इस तरह से समझाते हैं कि देखो, ना तो वो इंद्रिय है जो हम टेस्ट, आँखें, ये वो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, न च घ्राण नेत्रे न च व्योम वायु, ना वो मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न चित्त है। मतलब हर चीज़ इसमें से कुछ नहीं है। ना वो श्वास जो आप सूंघते हो वो पावर है, ना सुनने की पावर है, ना आँख है, ये वो भी नहीं है। ऐसे करके आप पूरा जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि वो सब चीज़, ना वो गुरु है, ना शिष्य है, ना बंधु है, ना बांधव है, ना वो लाभ है, ना हानि है, ना एक्साइटमेंट है, ना दुख है, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है। वो जितनी चीज़ें आपकी नीति वाला पूरा कॉन्सेप्ट आता है। नीति की वो कुछ नहीं है। नहीं, फिर अंत में जाके जो कहता है जब इसमें से कुछ नहीं तो है क्या, तो अहम निर्विकल्पम अहम निर्विकल्पम, कि ना मैं कभी पैदा हुआ ना कभी खत्म होगा। शिवोहम शिवोहम, मैं अनंत काल से स्थापित शिव हूँ, जो मैं हूँ। तो जब शंकराचार्य जी 13 साल के थे, वो निकल गए हिमालय पर, तो वहाँ पर कोई मिला उनको, उनसे पूछता है कि कौन है आप? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसके बारे में पूछ रहे हो आप? तो बोलते आप कौन है? तो उन्होंने ये कविता सुनाई कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, न च घ्राण नेत्रे च व्योम वायु, ये कि मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। फिर जो बचा वो शिव, वो मैं हूँ। तो वो कॉन्शियसनेस की ओर इशारा कर रहे हैं कि मैं वो हूँ। चूंकि मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ तो बचा जो वही मैं हूँ। सो दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट थिंग विच यू कांट सी इन यूनिवर्स। अदरवाइज तो आपको क्या, जो देखा नहीं उस पर भरोसा कैसे करें? एक सिंपल सा लॉजिक आता ना, ये जो वर्ल्ड है वो कॉजलिटी पर चलता है कि कुछ होगा तो कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, कॉजलिटी इम्पैक्ट। पर कई सारी चीजें हैं जो कॉजलिटी के बियॉन्ड है, वो बिना किसी कारण हो रही हैं। तो उनको समझाने के लिए फिर फिजिकल साइंस फॉर्मूलेज नहीं दे पाती, और हमें कुछ इस तरह के
तरीके इजाद करने पड़ते हैं कि हम समझा तो पाए लोगों को कि नहीं इसके बियॉन्ड भी कुछ। सर एक है अरुण श्रीवास्तव, वो लिख रहे हैं हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ कैन समवन एक्सप्लेन सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सो ब्यूटीफुली। सर bow down to you। आगे लिख रहे हैं no words to express the feeling after this podcast, brilliant sir, this is called a podcast। थैंक यू सो मच। ओके सर, एक दिनेश हैं, वो लिख रहे हैं सर जुड़वा बच्चों में देखा गया है कि एक को कुछ होता है तो एकदम दूसरे को उसका पता होता है। ये लिख रहे हैं कि एक मर जाता है तो दूसरा ही मर जाता है, चाहे एक दूसरा कितने भी दूर क्यों ना हो। ये तो नहीं पता मरने का मेरे को। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि ना आत्मा है ना ईश्वर है, वहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, निर्वाण कहाँ है। हमारे शास्त्रों में सर, ये आई थिंक हम डिस्कस ही कर रहे हैं, वही कमेंट आते जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में नीति का उल्लेख है, 7 चक्रों का उल्लेख है, जिसमें 7वां चक्र निर्वाण है। नहीं मरता तो नहीं है वो, तो मैं ऐसा नहीं, मेरे पास कई एग्जाम्पल है। इतना एक्सट्रीम कनेक्शन नहीं होता है, कई बार होता ही नहीं कनेक्शन, कई बार होता है। सो वी शुड नॉट मेक एन ओपिनियन बेस्ड ऑन हिंदी फिल्म्स ऑल्सो। उसमें बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, पर होता है मतलब कुछ हद तक। कई बार क्या होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सब में होती हैं बचपन में, पर हम उनको खो देते हैं जब हम बड़े होते हैं। सेंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये नेचुरल ट्रेट्स होते हैं हमारे, लेकिन मेरे ख्याल से कि हम उसकी ओर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते उन पावर्स की ओर, इसलिए वो पावर्स ख़त्म हो जाते हैं। एक आपने भी देखा होगा, एक थर्ड आई करके ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है जिसमें कि बच्चों को देखा जाता है कि आँखें बंद करके भी आप पढ़ सकते हो। ओके, यू कैन वॉच वीडियोज़। कौन बनेगा करोड़पति में भी आई थी वो लड़की, तो अमिताभ बच्चन के सामने उसने पढ़ के दिखाया है, सब कुछ क्लियर। तो उसको डिस्कार्ड कैसे करें? इसका मतलब है कि दैट पावर इज देयर समवेयर विच कैन बी इवॉल्व्ड, पर वो पावर नॉर्मली बच्चों में इवॉल्व हो पाती है। यदि आप आज चाहें कि ये कर लें तो शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि हम फ्री नहीं होते। उसके लिए थोड़ा फ्री होना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ लोगों ने वो एक्सरसाइज करनी शुरू की ना, कि वो चम्मच की ओर देखोगे और चम्मच टेढ़ी हो जाएगी। देखना वीडियो, उसमें भी वो बहुत सारे बच्चों को करा रहे होते हैं। वो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उस चम्मच को इस लेवल तक ऐसे देखो कि आप और उस चम्मच में कोई अंतर नहीं है, यू आर दैट चम्मच। जिस क्षण वो आपको ऐसा लगेगा उस क्षण आप ऐसे करोगे तो तो आई लाइक द कॉन्सेप्ट एंड दे डेमोन्स्ट्रेट। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए करूँगा कि मैंने खुद तो किया नहीं है, लेकिन आई हैव सीन एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट, देयर इज आर्ट ऑफ लिविंग के ही कराते हैं लोग। तो ये जो पावर हैं जो डेमोन्स्ट्रेट हो रही हैं अलग अलग फॉर्म में, ये है तो हम सब में। तो फिर हम आज जब पढ़ लिख जाते हैं या बहुत इंटेलेक्ट हो जाते हैं तो क्यों नहीं उसको नर्चर कर पाते? बिल्कुल, इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो माया का पर्दा हमें ब्रेक करने से रोकता है, जिसके बारे में हिंट दिया गया है कि जब तक हम इस इल्यूजन, क्योंकि आप यदि बच्चे के हिसाब से देखें तो बच्चा जो सपने में देख रहा है और जो रियलिटी में देख रहा है उसको थोड़ी ना पता कि वो सपना और ये रियलिटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सपने में भी उतने घबरा के उठ जाएगा, भूख लगेगी उसको, सपने में भूख लगती है उसको, सपने में भी दूध पी लेता है, और रियलिटी में भी भूख लगती है उसको। हमें सपने में भूख नहीं लगती, हम सो रहे हैं तो अब कैसे भूख लग सकते, तो सो गए, पर बच्चे को तो लगती है। वो सपने में भी रियलिटी ही जी रहा है और रियलिटी में भी सपना ही देख रहा है, तो उसके लिए सपना और रियलिटी में कोई अंतर नहीं है टिल ही क्रॉसेस और शी क्रॉसेस द एज। जैसे वो एज क्रॉस करता है तो उसको समझा दिया जाता है, कॉन्शियसनेस वगैरह सब चीजें। तो जो हमने पिछले वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि हमारे लिए हम ये कैसे माने कि ये सपना नहीं है और वो रियलिटी नहीं है, दैट इज बच्चे के लिए है। एंड देन वी रीच टू फाइनल स्टेज जो तुरीय है, जिसमें कि हम इसके बियॉन्ड है। सर कुछ क्वेश्चंस बचे। ये है नितेश निराला, ये लिख रहे हैं कि मैंने इतनी शिद्दत से आज तक किसी को कभी कमेंट नहीं किया हूँ, सच बता रहा हूँ सर आपको। मैं उन सभी दोस्तों को भेज रहा हूँ ये पूरी प्लेलिस्ट, मुझे जो लगा कि समझ सकते हैं ये सब चीज़ें। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच निराला जी, आपके निराले आंसर के लिए। बिल्कुल सर। एक है जेन्युइन रिव्यूज़, ओके विद, हम मानते हैं आपका जेन्युइन रिव्यू होगा ये हमारे लिए। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, रिव्यू नहीं लिख रहे। कह रहे अगर लाइट को ऑब्जर्व करने से वो पार्टिकल है मगर ऑब्जर्व नहीं करने से वो वेव है, तो ये बिना ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्व कैसे किया? देखिए हम फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये सवाल पूछने से पहले आप ये एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखना, क्योंकि हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है
उसी को कोट कर रहे हैं उसमें। तो फिर से हम देखते हैं कि हमने फोटोन गन ली है और उससे फोटोन निकल रहा है, बीच में एक बैरियर है और उसमें 2 स्लिट है और एक पर्दा है जिस पे वो ड्रॉप करेगा, तो उस पे वो डिटेक्टर है। वो यदि हमने यहीं डिटेक्ट कर लिया तो वो ये स्टेट है, यदि हमने बीच में डिटेक्ट करने की कोशिश की, ऑब्जर्वर डाला, तो वो अपनी स्टेट बदल लेता। ये हमने देखा। ये भी हो सकता है कि जो डिटेक्टर है वही ऑब्जर्वर हो, दिस कैन हैपन। एक्चुअली हमने अभी हुआ है एक्सपेरिमेंट, उसमें किसी ने क्या किया कि उसने डिटेक्टर को ही ऑब्जर्व कुछ किया, तो उसने मतलब आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की थी कि जिसमें पास्ट बदलने की कोशिश किया। हाँ सर, उसने आपने बताया कुछ बताया था। तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे ही था कि जो डिटेक्टर है उसको ही ऑब्जर्वर बना लिया, तो जो वेव बनने वाला था ना वो इस स्लिट से निकला था, तो वो उसने अपना पाथ ही बदल दिया। तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई है कि आप फ्यूचर में कुछ चेंज करके पास्ट बदल सकते हो, टू प्रूव दैट। सो यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू विल फाइंड दैट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। अब मैंने भी रिसेंटली देखा, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाया, बट दे ट्राइड दैट एंड दे कुड डू दिस, कि वो बदल पा रहे हैं। पर इसमें जो ऑब्जर्वर है, ये डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले यदि आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो वो अपना बिहेवियर बदल रहा है। डिटेक्टर या ऑब्जर्वर पर जो पहुंच गया वो बात खत्म हो गई। जैसे मैंने सिक्का उछाला, अब वो घूम रहा है। सर जब तक वो हाथ में नहीं गिरेगा तब तक वो दोनों स्टेट में है, वो वेव स्टेट में है। वो स्टैटिक स्टेट में तब आ जाएगा जब उसको मैं डिटेक्ट करूँगा। अब यही चीज़ जो मैं इंटेंगल फोटोन के बारे में बात कर रहा था, या कि आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया तो वो कोलैप्स कर जाता है, उसका जो इंटेंगलमेंट है दैट कोलैप्स है, सुपरपोजिशन कोलैप्स कर जाता है। तो चाहे सुपरपोजिशन हो, इंटेंगलमेंट हो या टनलिंग हो, तीनों पैरामीटर्स जैसे आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा। सर एक शुभम यादव हैं, वो कह रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हो मैं सोच सकता हूँ। ओके, हम एनकरेज कर ही रहे हैं। उनका क्वेश्चन अब है कि मैं आपको बताता हूँ क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा। वो पोर्टल खोलेगा और डेमंस को दुनिया में लेके आएगा। पोर्टल्स खोलेगा? पोर्टल सर, वो वर्म होल्स के दूसरे यूनिवर्स के दरवाजे, पोर्टल्स। सर एक क्वेश्चन आया था जो मैंने लिया नहीं, लेकिन मैंने वो पढ़ लिया था। वो कह रहे थे कि भाई सर लास्ट 1-2 एपिसोड से कोई स्टोरी नहीं गई है, और मैं 2 बजे आपका पॉडकास्ट सुनता हूँ और मैं सो गया, 2 बार सोया, लेकिन मुझे स्टोरी नहीं मिली। तो सर लोगों को स्टोरी चाहिए, पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अभी जो लेटेस्ट कुछ केसेस हैं मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। स्टोरी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारा यही इतना डिस्कशन हो जाता है कि हम स्टोरी तक पहुँच ही नहीं पाते। एक केस आया मेरे पास जिसमें, ये केस चूँकि वेल नोन है इसलिए मैं डरता हूँ जो लेटेस्ट केसेस होते हैं बताने के, तो मुझे पहले नाम और सब बदलना पड़ता है। तो सपोज मेरे पास एक केस आता है कि एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है और उसके अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, और उसमें जो दावेदार है उसको दूसरा बंदा ईमेल भेज रहा है, okay. और ईमेल पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और वो ईमेल बाकी लोगों को भी जा रही कंपनी के, और वो कह रहा है कि ये जवाब दीजिए आप ऐसे करके। ये जो दावेदार है इसने मेरे से कहा कि आप ये चेक करके बता सकते हैं कि ईमेल आ कहाँ से रही है। तो ये चेक करना बड़ा सिंपल है, ईमेल हेडर एनालिसिस करके बताया जा सकता है। तो आप यदि जैसे जीमेल है, जीमेल के ईमेल को खोलोगे राइट साइड में, तो वहाँ पर शो ओरिजिनल करके एक ऑप्शन आता है, उसमें हेडर दिख जाता है। हेडर कॉपी करके आप, वैसे तो ईमेल हेडर एनालिसिस टूल है, वरना आप क्या कीजिए चैट जीपीटी को दे दीजिए और चैट जीपीटी से कीजिए कि इस ईमेल हेडर को एनालिसिस करके मुझे सोर्स आइडेंटिफाई करके दो। तो वो एनालिसिस करके उसमें बता देगा कि ईमेल यहाँ से आई है। तो आपको ट्रिक सिखा दी मैंने, तो मैंने वो किया। कई बार नहीं भी बता पाएगा यदि वो उसमें सोर्स आईपी क्लियर नहीं है, लेकिन कई बार बता देगा। तो वो जो आईपी आया वो यूके और यूएस के थे, तो हमने कहा तो बाहर से आई है। बोले लेकिन ये व्यक्ति तो यही रहता है। तो मैंने कहा फ़ोन करके पता करो। नहीं, बोले अनरीचेबल है, वो व्यक्ति ना फ़ोन उठा रहा है ना वो। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, यदि ये ईमेल कहीं बाहर से आई है और उस व्यक्ति की लोकेशन से नहीं है, तो इसका मतलब है कोई और इसका ईमेल कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने कहा आप एक ईमेल भेज दीजिए कि आप रिटर्न में रिक्वेस्ट कीजिए विद हैंड रिटन सिग्नेचर, तभी हम मानेंगे कि ईमेल कैन बी कंप्रोमाइज। ये ठीक है। थोड़ी देर बाद एक हैंड रिटन लेटर आ गया विद सिग्नेचर। जैसे ही वो हैंड रिटन लेटर देखा तो हम लोग चौंक गए, क्योंकि उसमें जो सिग्नेचर थे वो उस व्यक्ति के सिग्नेचर से मैच नहीं कर रहे थे विजिबली। मतलब आप ऐसे देखोगे तो उस व्यक्ति के जो पुराने सिग्नेचर हमारे पास हैं और जो ये सिग्नेचर है उसमें गैप्स दिख रहे हैं क्लियरली। तो मैंने कहा फिर तो ये फोर्जरी है, फिर तो ये कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेजर गड़बड़ हो रहा है, केस कर सकते हैं। तो मैंने कहा रुक जाओ, दोनों सिग्नेचर लिए मैंने चैट जीपीटी को दे दिया। मैंने उससे पूछा कि आप मैच करके बता सकते हैं कि दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने किए हैं? तो चैट जीपीटी ने मुझे 1 पेज का रिपोर्ट दिया।
और उसमें पूरा एक एक लेटर कंपेयर किया और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड किया कि दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने किया। अच्छा। लेकिन ओके। लेकिन और इस लेकिन में सारा राज छिपा है। उसने कहा दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने किए हैं, लेकिन दूसरा सिग्नेचर डर और दबाव में कराया गया है। अरे मेरे पास इतना रिपोर्ट है। प्रिसाइज हो सकता है? ये तो कोई बता ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। मैं किसी भी फोरेंसिक लैब को भेज दूं, वो कहेगा यार तो मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, बात खत्म। मैंने जब ये देखा मैं चौंक गया। मैंने कहा यार ये कैसे बोल सकता है? मेरे पास रिपोर्ट है, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। कैन नाउ पीपल कैन एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा ये तो पूरा केस का एंगल ही बदल दिया। इसका मतलब है कि कुछ और ही गड़बड़ है। जिस केस को हम बड़ा सिंपल समझ रहे थे, उसमें तो दम से अलग एंगल आ गया। ये है पावर एआई की। एक और इंसिडेंट बता रहा हूँ, जो कि पिछले हफ्ते की बता रहा हूँ, क्योंकि रियल केसेस ही एक्साइट करते हैं लोगों को। कानपुर देहात में कुछ ड्रोन आइडेंटिफाई किए गांव के अंदर, और गांव वालों ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद इतना डर फैल गया कि यहाँ तो चोर लोग ड्रोन से सर्वेलेंस करते हैं, तो उसमें कुछ लाइट फ्लिकर हो रही है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, ऐसे करके वीडियोस आ गए। एंड बेस्ड ऑन दैट पैनिक हो गया गांव में कि भाई ड्रोन में रात में वो सर्वेलेंस करते हैं, और जहाँ पर वो देखते हैं कि चोरी करने की संभावना, वहाँ चोरी करते हैं, वहाँ चोरियाँ हो भी रही थी। तो गाँव वाले रात भर जाग के पहरा देने लगे कि देखते हैं कोई ड्रोन आएगा तो लाठी से पटक के गिरा देंगे टाइप गाँव वाले। तो पुलिस ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा साहब ये हमारे पास 4-5 वीडियोस हैं, जरा एनालिसिस करके बताओ ये ड्रोन है नहीं है क्या है। तो मैंने पहले फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मूवमेंट कैसा है, लाइट का कलर, फ्लिकरिंग स्पीड। फिर मैंने देखा ड्रोन की क्या होती है, वो आपको मिल जाती है स्पेसिफिकेशन से। एंड आई कंक्लूडेड कि यार ये ड्रोन नहीं हो सकता, क्योंकि द वे इट इज फ्लिकरिंग, ऐसे मूवमेंट कर रहा है ड्रोन, इतना तेजी से अनियमित नहीं हो सकता। ड्रोन का एक पाथ होता है। फिर मैंने कहा यार हो सकता मैं गलत हूँ, तो मैंने वो 4 वीडियोस फिर से मैं एआई को दे दिए, चैट जीपीटी को, एक एक करके। मैंने कहा बताओ इसमें ये जो फ्लिकरिंग लाइट है ड्रोन हो सकता है क्या? और उसने मुझे प्रॉपर एनालिसिस करके दिया कि साहब ये इस कारण से नहीं हो सकता, उस कारण से नहीं हो सकता, सब। अच्छा, मैंने उसको ये भी बोला कि ये न्यूज़ है जिसमें लोग कह रहे हैं कि चोर लोग ड्रोन का इस्तेमाल करके चोरी प्लानिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस ऐसे करके। तो उसने सारा एनालिसिस करके दिया मुझे कि ये ड्रोन नहीं हो सकता। और लास्ट में ये भी लिखा कि अरे सर, चोर लोग सर्वेलेंस करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करेंगे तो लाइट जलाएंगे थोड़े ना उस पर। बिल्कुल आज समझ रहा हूँ कि उसे लाइट जला के ड्रोन तो उस पर देख ही लेगा। और दूसरा रात में ऐसा क्या देख लेगा वो ड्रोन से, क्योंकि ड्रोन बहुत ऊपर उठता है जिससे चोरी होने का हो जाए। तो आप समझ रहे हो कि एआई कैन हेल्प यू इन बिहेवियरल एनालिसिस ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली टेक्निकल। जब मैंने किया तो सिर्फ टेक्निकल किया कि ये ड्रोन हो सकता है, उसने उस एंगल से भी उसको देखा कि यार क्या आप इलॉजिकल बात करोगे, ड्रोन से घुस के चोरी। एंड आई लव्ड दैट। मैंने कहा यार इट इज हेल्पिंग मी, सो दिस इज सेकंड सच सिचुएशन। और मैं कई जगह ऐसे अब्रप्ट तरीके से वहां पर यूज कर लेता हूँ। एक और बड़ा फनी बिल्कुल इस्तेमाल में बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, अपने हाथ की ऐसे फोटो ली आगे पीछे की और दे दी चैट जीपीटी। मैंने बताओ मेरे बारे में। ओके। तो उसने पामिस्ट्री की नॉलेज के हिसाब से सारा बताना शुरू किया। लास्ट में लिखता है कि यदि आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, डेट, टाइम वगैरह बता देंगे तो मैं आपको और भी बता सकता हूँ। तो मैंने वही बता दिया। तो उसने और डिटेल में बताया मेरा करेक्टर, ये वो एस्पिरेशन, सब एनालिसिस किया। फिर लास्ट में लिखता है यदि आप मुझे अपने फेस की पिक्चर दे देंगे तो मैं और भी बता सकता हूँ। सब लिखा। मैंने कहा ये ले भाई। और ओवरऑल जो उसने एनालिसिस किया, इट वाज सच अ थॉरो एनालिसिस। अब सब अपना ट्राई करें, फिर बताना मुझे और कमेंट करना। मुझे ऐसा लगा कि मेरा काफ़ी, क्योंकि देखिए एआई आपको इम्प्रेस करने के लिए तो करेगा नहीं। कोई ह्यूमन तो है नहीं कि आप किसी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने कहा इसको तो इम्प्रेस करना है तो आपको ऐसी चीज़ें बताएगा कि साहब कुछ जेनरिक चीज़ें बता देगा कि आप पूरी मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, लोग आपको धोखा देते हैं। तो हर आदमी को लगता है कि मेरा, ऐसी चीज़ें नहीं बताई उसने बड़ी लॉजिकल चीज़ें बताई। तो जब मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ डेटा के हिसाब से बोल रहा है, तो मैंने उससे क्वेश्चन करना शुरू किया। मैंने कहा यार मैं दिमाग में कुछ ऐसा है, क्या मैं कर पाऊंगा? तो उसने मुझे वही बताना शुरू किया। सो आई एम नॉट एंडोर्सिंग, बट आई एम टेलिंग यू माई ओन एक्सपेरिमेंट विद एआई। मे नॉट बी गुड टू राइट ऑल द टाइम, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू डू कि एआई क्या क्या कर सकता है। सो ये भी क्या मैंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। मेरी बुक्स छपती हैं, तो मेरी हार्पर कॉलिंस बुक छाप रहा है अभी जो लेटेस्ट वाली है, 9-10 तो हम लिख चुके हैं।
तो वो ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेज में होना था उसका। तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर आइडेंटिफाई किया, 2-3, एक मैंने भी रिकमेंड किया। तो उन्होंने कहा साहब ये ट्रांसलेटर आप कंफर्म कर दीजिए, ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है। अब वो मराठी में है, तमिल तेलुगु में, मुझे कैसे पता कौन सा अच्छा है? एग्जैक्टली मैं कैसे डिसाइड कर दूं? तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो वो एसेंस खत्म हो जाता है। जिस तरीके से मैं हिंदी में लिखता हूँ वही इंग्लिश में भी उतना नहीं आ पाता। तो मुझे डर था कि वो ऐसा ना हो कि चला जाए। तो मैंने वो जो ट्रांसलेटेड वर्जन थे दोनों ट्रांसलेटर्स के या तीनों ट्रांसलेटर के, लिए और दे दिए ChatGPT को। मैंने कहा यार मेरा ये ट्रांसलेटर है, ये ओरिजिनल स्टोरी है, अभी बताओ इसमें से किससे मैं कराऊं जिससे मेरी किताब सुपर हिट हो जाए। उसमें कोई जो सेंस है स्टोरी का वो ना बिगड़े, उतना ही थ्रिल रहे, उतना ही रादर और हो जाए। बल्कि बेटर हो सकता तो कर दे भाई, और इंट्रिगिंग बना दे और क्यूरियोसिटी क्रिएट करते, और इस हिसाब से कंपेयर करके दे। तो उसने पूरा कंपैरिजन किया तीनों ट्रांसलेटर्स का कि साहब इस वजह से ये, इसमें ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ऐसे करके लास्ट में कंक्लूड किया कि आप इसको दो तो सुपर हिट हो जाएगी। आप देख रहे हो एक ऐसा काम जिसको करने में मुझे अदरवाइज बिल्कुल बहुत टाइम लगता है। इस सिंपल, जैसे मुझे एग्रीमेंट्स आते हैं कि साहब ये फिल्म का एग्रीमेंट है, वेब सीरीज़ का, तो मैं लॉयर्स के संग डिस्कशन करता हूँ तो मुझे 2-2 घंटे डिस्कशन किए जा रहे हैं एक पॉइंट्स पर, ये राइट्स नहीं मिलेगा, उस पर इतना होगा। अब लॉयर को एंगेज ही नहीं करता हूँ, ChatGPT दिया, मैंने कहा मैं अमित दुबे हूँ, मेरे नाम से रिव्यू कर दे, इसको बता दे क्या क्या होना चाहिए, वो बुलेट पॉइंट देता, मैं कॉपी करके भेज देता हूँ। तो ये चीज़ें जो बहुत समय लेती थी अदरवाइज कैन बी सिंप्लीफाइड इन अ लॉन्ग वे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बिल्कुल यहाँ पे चाहूँगा कि हम बताएं, क्योंकि कई सारे लोग जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया तो उनको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता था, है ना, लोग सुनना शुरू किया और फिर जुड़ते शुरू गए। तो मैंने देखा कई सारे लोग जो कमेंट करते हैं तो उनको नहीं पता था कि ये आदमी ऐसे क्यों इस सब्जेक्ट पे बोल रहा है, मतलब हाउ डज ही, व्हाई इज ही सो कॉन्फिडेंट ऑल्सो। तो कुछ बैकग्राउंड इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हमें पता होता है ना कि आदमी पढ़ के आया है तो फिर उस पर भरोसा ज़्यादा होता है, ऐसे ही आ जाएगा तो आदमी, वो एंगल है। तो मैं IIT खड़गपुर 2002 बैच पास आउट हूँ, मास्टर्स किया है मैंने वहाँ से, और उसके बाद लगातार टेलीकॉम कंपनीज में ही काम किया। इसलिए बता रहा हूँ कि इंडोर्समेंट रहे सैमसंग से लेकर क्वालकॉम तक, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और 2008 के बाद से हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हुए। NIA से स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल एजेंसीज। 1300-1400 केसेस इन्वेस्टिगेट कर चुके होंगे, 9 किताबें लिख चुके हैं जिसमें वही केसेस हैं जो हमने सॉल्व किए, और हर किताब पे कोई फिल्म या वेब सीरीज बन रही है जो आपको पता है। एक TV शो है जो आता है, साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, DD नेशनल पर हर दिन आता है, मंडे से फ्राइडे 12 बजे दोपहर में और रात को 10 बजे, वो जरूर देखिए, फुल ऑफ नॉलेज। एक रेडियो शो है हिडन फाइल्स करके जो रेड FM पर आता है। एक वेब सीरीज Amazon प्राइम पर है, हैक क्राइम्स ऑनलाइन, क्योंकि जब हमने पहला किया तो उन्होंने कहा सर आप लोग वो स्टोरी सुना रहे हो जो वेब सीरीज है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने ही लिखी है वो स्टोरी, वो मेरी बुक पर है, वो आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, हैक क्राइम्स ऑनलाइन। एक वेब सीरीज है जो राजकुमार हिरानी ने बनाई है, प्रीतम पेड्रो, वो हॉटस्टार पे आने वाली है अक्टूबर एंड तक। उसमें विक्रांत मैसी, अरशद वारसी और बमन ईरानी वगैरह। एक फिल्म है जो केतन मेहता बना रहे हैं, जो रणदीप हुडा वगैरह के साथ होगी शायद। इस तरह से और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको भी पता है। हम एक वेब सीरीज और प्लान की हुई है अयाज भाई के संग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये चीज़ें कम से कम इतना आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि वी हैव वर्कड हार्ड एंड देन ओनली दिस कॉन्फिडेंस कम्स। इट्स नॉट जस्ट सुपरफिशियली कुछ नहीं बोला जा रहा, पर उसके बावजूद आई ऑलवेज टेक दैट प्रिकॉशन कि आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनीथिंग, प्लेइंग सेफ। जहाँ तक आपको नॉलेज के फॉर्म में आपको अच्छा लगता है अच्छी बात है, बट किसी को कुछ प्रूव करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। सर एक ट्रेंड आ रहा है आजकल जेमिनाई का। पहले GPT बड़े ट्रेंड निकाल रहा था, तो जेमिनाई क्यों पीछे रहता, गूगल ने पुश करके बड़े फोटोज बनवाए उनसे कि इसमें ना आप अपनी आज की इमेज डालिए, पुरानी इमेज डालिए, तो कुछ पुरानी बना देता है। मतलब मैंने अगर अपनी इमेज डाली और अपने बचपन की इमेज डाल दी तो वो कंबाइन करके दिखाएगा कि मेरे ही हाथ में मेरा ही बचपन, मेरी गोद में। तो इस दी सॉर्ट ऑफ इमेजेस चल रही हैं, और कुछ इमेजेस ऐसी चल रही हैं, आलिया भट्ट की भी ऐसी चल रही हैं। कुछ लोग अपनी साड़ी में फोटोज बड़े ही चल रही हैं आजकल, लोग बनवा रहे हैं अपनी। तो उसमें एक
स्टार्क सा चीज़ मुझे लगी, एक वीडियो था, एक रील मैं देख रहा था, उसमें एक बंदी थी, वो ये कह रही थी कि मैंने जीपीटी को अपनी इमेज दी और मैंने नॉर्मल इमेज दी कि मेरे जो कपड़े थे वो स्लीव यहाँ तक थी, उनमें जो मेरी ड्रेस थी वो इमेज मैंने दी और मैंने कहा साड़ी वाली इमेज बना, और साड़ी वाली इमेज वो स्लीवलेस साड़ी बना रहा था। तो उनके यहाँ पे कुछ नॉर्मली कोई मोल होगा इधर, तो जो इमेज उन्होंने दी थी वो फुल स्लीव्स की थी, उसमें कोई मोल नहीं दिख रहा था, लेकिन जीपीटी ने जेमिनी ने जो उनको इमेज बना के दी वो बना के दी मोल वाली, जो मोल था और वो एक्चुअली में उनके यहाँ पे था, वो इमेज उन्होंने दी नहीं थी। तो वो ये सोच रही थी, उनका ये सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जेमिनी वो चीज़ कैसे कर सकता है जो मैंने उसको इमेज दी ही नहीं, जो मेरा मोल यहाँ पे है वो उसको कैसे पता लग गया। अयाज भाई भी आप, जब हम लोग पॉडकास्ट शुरू करने वाले थे तो मोबी क्विक के बारे में हमने कुछ चैट जीपीटी से पूछा था, आपके सामने पूछा था। बिल्कुल। तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया उसमें लास्ट में एक लाइन लिख दी, उसने कहा कि आप चाहें तो मैं एफआईआर में से भी कुछ निकाल के दिखा सकता हूँ। देखा था मैंने, आपको दिखाया, मैंने कहा ये क्या कर रहा है। इसका मतलब है कि हम आज बैठे हुए हैं, ये केस कल आया है तो कल परसों एफआईआर हुई होगी। बिल्कुल। और ये चैट जीपीटी को पता है एफआईआर, आई एम नॉट सेइंग न्यूज़, ओपन सोर्स तो पता ही है क्योंकि तो न्यूज़ पोर्टल्स में वो कह रहा है मैं एफआईआर में से निकाल के दे दूंगा तुम्हें। अब एफआईआर इटसेल्फ इज ए वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद पब्लिक नहीं करना चाहे, लेकिन चैट जीपीटी के पास पहुंच गई। तो अब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है कि अब चीज़ें हमारे हाथ से, अब आपने नहीं डाला तो क्या हुआ, आपकी फ़ोटो किसी और ने डाल दी या आपकी फ़ोटो सोशल मीडिया से ग्रैब हो गई, जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से तो मिल रही है ना, तो फेस तो मैच हो ही जाता है कि ये बंदा वही है। बिल्कुल। और उसकी आप ये देखना उस लेडी की कोई ऐसी पिक्चर जिसमें वो मोल दिख रहा है, हो सकता है इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पर हो जहाँ से रेफ़र की गई। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये तो हमने आज देखा ही, रियलाइज़ किया कि इतना रियल टाइम गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है चैट जीपीटी के पास, जब उसको 2 दिन पुरानी 1 दिन पुरानी एफआईआर की कॉपी है उसके पास, तो हमारी 3-4 साल पुरानी पिक्चर्स होंगी उसमें, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो रिस्क तो है, रिस्क इससे ज़्यादा ये है कि अभी जो लेटेस्ट एआई टूल्स आ रहे हैं वो खुद एआई द्वारा डिटेक्ट करके ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये डीफेक है। बिल्कुल सर। अभी तक ये था कि हमें कई सारे टूल्स थे जो बता देते थे कि ये तो डीफेक है, ये तो ऐसा है, बट 2 तरह से डीफेक कंटेंट बनता है। एक तो होता है कि जेन एआई ने क्रिएट कर दिया, जैसे आपने कहा कि मुझे एक ऐसा सीन क्रिएट करके दे दो, या सो रहा है या जो भी इस तरह के बनाना जो आया है अभी, उसमें वो खुद सोचेगा और कुछ क्रिएट करके देगा। उसको फिर भी डिटेक्ट करना आसान है थ्रू डीफेक डिटेक्शन टूल्स, ये तो डीफेक। पर यदि उसमें आपने खुद अपनी फोटो दी थी एंड देन इट हैज क्रिएटेड अ फोटो, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये एक चैलेंज आगे जाके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है कि आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, पूरा वीडियो बना सकते हैं किसी का, और यदि वो नहीं डिटेक्ट हो पा रहा है तो इम्पैक्ट तो हो ही जाएगा, नुकसान तो हो ही जाएगा। सर एक लास्ट सवाल और लूँगा आपसे, बड़ा मतलब सेंसिटिव हो जाता है और मतलब मेरे को बड़ा बहुत ज़्यादा अंदर से चीज़ें आ रही हैं कि ये जो चीज़ चल रही है इससे एक जो ट्रस्ट ब्रेकडाउन फैमिली का हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से, वो कितना खतरनाक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ऐसी इमेज बना ली जो फैमिली में नहीं जानी चाहिए थी, और मतलब फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, किसी की शादी हो गई है और किसी ने उस बंदे या उस बंदी के साथ कोई और इमेज खुद से बनवा ली और उनको सेंड कर दी। तो यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस सिचुएशन में क्या चीज़ हो सकती है, अब वो बंदा प्रूव करता रह जाएगा कि भाई मैं ये नहीं हूँ, और जबकि वो उल्टा भी हो सकता है वो है, वो कहेंगे तो डीप फेक है ये क्या कर लोगे तुम? हाँ, ये सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रस्ट ब्रेकडाउन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये किस लेवल पे पहुंच जाएगा, और आदमी फिर मैं ट्रस्ट कैसे करूंगा किसी पे? अब क्या ट्रस्ट करना चाहते हैं पहले हमें देखना होगा। ठीक है हाँ, ये भी है कि ट्रस्ट समझ रहे हो, ट्रस्ट इज ए वेरी सब्जेक्टिव मैटर, हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं। यदि आज मैं किसी के, जैसे मैं इसलिए इसको थोड़ा अगेन स्पिरिचुअल टच दे रहा हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं, बहुत आते हैं, वीडियो देख लिया या सर आपसे अकेले मिलना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिलियनर्स टाइप, मल्टी मिलियनर सर, और लेडीज और जेंट्स दोनों, सर आपसे मिलना है सर। क्यों सर? अकेले में बात करनी है। तो मैं अभी एक फिजिकल इवेंट शुरू कर रहा हूँ, साइबर दरबार, नोएडा सेक्टर 135 में एक फार्म हाउस में, जहाँ ऐसे लोगों को बुला के मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कोई बहुत ऐसा मामला होगा जो शायद पुलिस को नहीं बता सकते, मीडिया में नहीं डिस्कस कर सकते, ओपन नहीं, फ़ोन पे बता हो सकते, ठीक है।
पर अधिकतर क्या होता है 30% टाइम 40% टाइम कि सर मेरे हस्बैंड का कोई चक्कर है और पता करना है सर, या वाइफ का कुछ है सर पता करना है। तो कहते क्या पता करना है, यही पता करना है कि चक्कर है। तो मैंने कहा तो मैं कैसे पता है कि ये है, तो बोले नहीं मुझे तो सर कंफर्म है। तो मैंने कहा जब तुम्हें कंफर्म है तो फिर पता क्या करना है, नहीं पर तसल्ली के लिए सर। ओके। मैंने कहा यार अब मैं मतलब आपको कैसे तसल्ली हो जाएगी, बोले आप उसकी चैट दिखा दो तो हो जाएगी, या कुछ पिक्चर मिल जाए या वीडियोस मिल जाए। मैंने कहा अव्वल तो मैं ये करता नहीं, पर चूंकि अब आप आ गए हो पूरा समय वेस्ट करने तो ज्ञान तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट, दोनों की बात करूँ, दोनों ही आते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एविडेंस दे भी देता हूँ कि ये चैट है ऐसी, तो आप क्या करने वाले हो, उसको आप कोर्ट में तो ले नहीं जा पाओगे क्योंकि जिस तरीके से निकालेंगे वो गड़बड़ होगा। तो नहीं मेरी तसल्ली हो जाएगी। मैंने फिर क्या तसल्ली के बाद व्हाट नेक्स्ट, तो उसके पास आंसर ही नहीं होता। तो मैं कहता देख भाई या तो ट्रस्ट है या नहीं है, ठीक है, यदि नहीं है तो किसी एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और यदि है तो कोई एविडेंस कुछ नहीं कर सकता। ये अपने सॉल्यूशन दे दिया, बहुत बड़ा बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया। मैंने कहा आप ये जो प्रॉब्लम है उसकी है ही नहीं, प्रॉब्लम आपके ब्रेन की है। आधी प्रॉब्लम्स हम अपने ब्रेन में खुद उपजा लेते हैं। यदि मैं इस चीज़ को सोचते ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और मैं सोचना शुरू करता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि साहब मेरा सारे काम इफेक्ट हो रहे हैं, मैं अपना काम भी नहीं देख पा रहा, बिजनेस नहीं देख पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यू हैव क्रिएटेड दैट बिग। अब या तो वो है नहीं या है, पर क्रिएट तो आप ही ने की है। ये भी हो सकता है कि मैं शायद कोई ऐसा क्लियर एविडेंस ना दे पाऊँ, फिर आप फिर वहीं फंसे रहो कि यार ये तो दिख तो रहा है सर, पर अभी भी कन्फर्म तो अभी भी नहीं है सर, क्योंकि जो बातचीत है वैसी तो नहीं है सर। तो अल्टीमेटली आप उस द्वंद से बाहर आ ही नहीं पाओगे। उस द्वंद से बाहर आने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एविडेंस या प्रूफ की जरूरत नहीं है। जवाब आपके अंदर। उस द्वंद से बाहर आने के लिए सिर्फ आपको अपने ब्रेन से वो थॉट बाहर निकाल देना। द मोमेंट इट इज आउट फिर फर्क नहीं पड़ता, सानू की द मोमेंट यू आर आउट, क्योंकि आपकी खुशी और आपका दुख किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सर इस पे बात करेंगे कभी, बिल्कुल इन डेप्थ, मतलब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सर आज फिर से आपने वक्ती और इतनी सब चीज़ समझाई हमें, स्पिरिचुअलिटी से लेके साइबर एंगल और फिर AI एंड ऑल, चैट GPT, जिस तरह आपने बताया किस तरह आप रिसर्च करते, उसके लिए शुक्रिया। एंड फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे सर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग और कमेंट्स दीजिए एंड वी विल पिक इंटरेस्टिंग कमेंट्स नेक्स्ट टाइम अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।